माय नेम इज मेगा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारा यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर, जो कि किस सब्जेक्ट के लिए है? इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए है। यहाँ पर हम करेंगे पूरा का पूरा पेपर, राइट। और साथ ही साथ जो भी ऑप्शंस भी अगर आपको गिवन है तो वो सारे ऑप्शंस भी मैं करवाऊंगी। तो ध्यान से समझना है, पेपर को अच्छे से करना है, और साथ ही साथ ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगी जो आपको पेपर करते वक्त ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पेपर को। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंस्ट्रक्शंस कि क्या हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और किस तरह से हमें पेपर को करना है। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस है, 15 मिनट आपको मिलेंगे रीडिंग करने के लिए, जिसमें आपको रीड करना है। और उसके बाद आते हैं सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी होंगे। जो भी क्वेश्चंस होंगे ऑप्शंस वाले होंगे, तो उसमें आपको ऑप्शन वाला करना होगा। ये क्वेश्चन जो है दो पार्ट्स में डिवाइड है, ए एंड बी में। और ए जो है वो आपके लिए कितना है, एमसीक्यूज बेस्ड है फॉर 20 मार्क्स। और नेक्स्ट जो है आपको इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं कि भाई ये इरेजर मतलब ये व्हाइटनर और ये सब चीजें यूज नहीं करनी है। और जो बी सेक्शन है वहां पे आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको डिटेल में लिखना होगा। सभी के लिए आपको जो क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो आपको साइड में दिए हुए होंगे। आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को लिखना है कि भी अगर छोटा है तो मतलब 2 मार्क्स का है तो उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। साथ ही साथ आपको वर्ड्स की लिमिट भी दे रखी है कि इतनी वर्ड्स में आपको लिखना है। तो वो वर्ड्स कितना लिखना है, क्योंकि वहां पे बैठ के वर्ड्स थोड़ी काउंट करेंगे कि 1 2 3, अच्छा हाँ 40 हो गए, चलो यहाँ पे आंसर एंड करते हैं। नहीं, आपको एक मैं क्या बोलते हैं, एक एस्टिमेट बता दूंगी कि इतना लिखना है आपको। एक अगर नंबर के अकॉर्डिंग अगर आपका क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरह से लिखना है वो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पेपर ऐसा पेपर है जहां पर आपको कहीं पर भी इस तरह से डिटेल में पूरा नहीं करवाया होगा तो ऑप्शन जो एमसीक्यूज बेस्ड हैं वो करवाया होगा, सब्जेक्टिव टाइप के नहीं करवाए होंगे। तो आपको अपने फ्रेंड्स को ये शेयर करना है ताकि उनकी भी हेल्प हो, और इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट ए। पार्ट ए क्या दे रखा है, आपको एक अनसीन पैसेज दिया हुआ है। वो अनसीन पैसेज आपको पढ़ना है, पढ़ करके उसके क्वेश्चन से उनके आंसर्स देख करके उनको लिखना है। कैसा होगा ये, एमसीक्यूज बेस्ड होगा, क्योंकि क्या दे रखा है, पार्ट ए दे रखा है। तो ये 20 मार्क्स किसी के भी गलत नहीं होने चाहिए। ट्राई करना है कि हमको 20 के 20 ही लाने हैं। ठीक है, 20 के 20 लाने हैं, और इसके लिए आपको कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस अच्छे से पढ़ना है, पढ़ करके अपने आंसर्स को देना है। ऑप्शन सारे पढ़ने हैं, फर्स्ट ऑप्शन पढ़कर ही आंसर टिक नहीं कर देना है। ऑप्शन सारे देखने हैं, उसके बाद जो सही है आपके लिए वो उसको आप टिक लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अनसीन पैसेज है, इसको पढ़ोगे, आप समझोगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस पे जाओगे, क्वेश्चंस को करोगे। जी नहीं, अनसीन पैसेज को करने का ये तरीका बहुत ही गलत है, इसमें आपका टाइम बहुत जाएगा। तो ये टाइम नहीं जाए, आप इस टाइम को सेव करें, क्योंकि जो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का लिखने का है उसका वेटेज ज्यादा है, क्योंकि ये तो 20 मार्क्स का है, रिमेनिंग 50 मार्क्स, टोटल 70 मार्क्स का है। रिमेनिंग 50 मार्क्स जो हैं वो आपको आपके राइटिंग वाले से आएंगे, और राइटिंग करना बहुत जरूरी है, उसको हमको बहुत अच्छे से करना है। तो इसीलिए आपको इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। विद इन 20-21 मिनट्स में आप इसको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आप फटाफट से कहाँ आ जाएंगे, अपने जो डिस्क्रिप्टिव वाले आंसर्स हैं उन पे आ जाओगे। ठीक है, तो ये मत करना कि पहले इसको पढ़ोगे, समझोगे, फिर आप इसके क्वेश्चन देखोगे। नहीं, पहले आप जाना अपने क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन को देख करके फिर यहाँ आना। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड। हम साउंड सुनने में अनेबल होते हैं, मतलब अयोग्य होते हैं। कब, जब बहुत ज्यादा लो होता है, हाँ। जब बहुत ज्यादा हाई होता है, हाँ। इट इज टू नॉइजी, बहुत ज्यादा नॉइजी होता है, या बोथ ए एंड बी। हमने पढ़ लिया, लो हमारे अनुसार क्या है कि भाई लो होता है तब भी हम नहीं सुन पाते हैं किसी का साउंड, है ना, नहीं सुन पाते। जब बहुत ज्यादा हाई होता है तब भी हम सुनने में अक्षम होते हैं, हम सुन नहीं पाते हैं। जब बहुत ज्यादा नॉइजी होता है, बहुत ज्यादा शोर शराब होता है, तब भी नहीं सुन पाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तो तीनों होने चाहिए, लेकिन ऑप्शन बोथ ए एंड बी दे रखा है। तो हमको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि यार मुझे तो तीनों सही लगते हैं। नहीं, आपको क्या करना है, आपको पैसेज के अकॉर्डिंग सोचना है। अनसीन पैसेज इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वो ऐसा कोई टॉपिक होता है जिसपे हमको भी थोड़ी बहुत जानकारी होती है, और हम फिर अपना दिमाग लगा करके अपने अनुसार लिखते हैं। जी नहीं, अनसीन पैसेज में जो पैसेज में दे रखा है हमको उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है, अपने अनुसार कुछ उसमें ऐड नहीं करना है। हाँ, सीन पैसेज आएगा, वहां पर आप अपने अनुसार 1-2 वर्ड्स या जो भी आप अपना लिखना चाहें वो लिख सकते हो,
क्योंकि वो सीन है ना, वो आपका पड़ा हुआ है, तो उससे रिलेटेड आप लिख सकते हो, लेकिन अनसीन में ऐसा नहीं किया जाता है। द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक, अलाइक मीन्स क्या होता है, एक जैसा। तो दो एक्सट्रीम्स जो हैं वो एक जैसी होती हैं। तो एक्सट्रीम्स जो हैं, पॉजिटिव इज बेटर देन द एक्सट्रीम नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नेगेटिव, तो एक जैसी वाली बात तो इसमें आ नहीं रही है। एक्सेस टू एनीथिंग इज नॉट गुड, हद से ज्यादा, अति सर्वत्र वर्जित, कहते हैं ना कि ज्यादा हर चीज में गलत होता है, तो ये भी नहीं दिख रहा है। अभी सिर्फ हम ऑप्शन भी देख रहे हैं प्लस उसका ट्रांसलेशन भी समझ रहे हैं कि होता क्या है। वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन, हम जब किसके बारे में कहते हैं कि जो रिजल्ट आया है वो बोथ सिचुएशन में सिमिलर है, तब के लिए होता है, या ऑल ऑफ द अबव यानी सभी के लिए होता है, यानी ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। तो सारे ऑप्शन तो सही नहीं लग रहे, पैसेज में देखेंगे। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है एक और, विच वर्ड इन द पैसेज इज ऑपोजिट ऑफ स्लो, स्लो का मतलब होता है धीरे, और धीरे का ऑपोजिट बताना है हमको इस पैसेज में। तो रेजिस्ट है, रैपिड है, लेजी है एंड स्ट्राइक है। तो यहां से हम देख लेंगे पैसेज में क्या मीनिंग होता है स्लो का जस्ट ऑपोजिट। स्टार्ट करते हैं फटाफट से पैसेज पे। सबसे पहले दे रखा है साउंड से रिलेटेड, तो एक बार आपको स्पीड से इसको पढ़ लेना है, जिससे कि हम आगे क्वेश्चंस के आंसर अगर इसमें और भी कुछ हो तो हमको मिल जाएंगे। क्या दे रखा है, दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इज ऑल मैटर द टू स्ट्रीम्स आर अलाइक। ठीक है, ये अलाइक वाला यहाँ पर आ गया। the extremes पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम नेगेटिव, यानी हद से ज्यादा, एक्सट्रीम मतलब होता है ज्यादा, हद से ज्यादा पॉजिटिव और हद से ज्यादा नेगेटिव जो है वो हमेशा क्या हो जाते हैं, सिमिलर ही लगते हैं। कि भाई हद से ज्यादा अगर आप किसी चीज में पॉजिटिव हैं और हद से ज्यादा अगर आप नेगेटिव हैं, तो दोनों ही क्या है हमारे लिए क्या हो जाते हैं, सेम सिचुएशन ही हो जाती है। सेम जैसे आप अगर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव है, मतलब बहुत ज्यादा डल है, तो एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, हद से ज्यादा ही अपना दिमाग चलाता है, तो वो भी सही नहीं लगता है। और जो बिल्कुल डल है वो भी सही नहीं है। कोई हद से ज्यादा दिमाग लगाता है तो हम बोलते हैं ना ज्यादा ही दिमाग चलता है इसका, तो वो हमारे लिए क्या है, एक नेगेटिव ही दिखता है। और ऐसे ही जो नेगेटिव है तो ऑलरेडी नेगेटिव दिखता ही है, तो सिमिलर हो जाता है। तो यही चीज बोली है। व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ द लाइट आर टू स्लो, जब वाइब्रेशन होती है लाइट की जो है वो जब बहुत ज्यादा स्लो होती है, बहुत ज्यादा कम होती है, तो हम देख नहीं पाते हैं। और नॉट वी डू सी देन दे आर टू रैपिड, और जब वो बहुत ज्यादा रैपिड होती है, मतलब तेजी से होती है, जल्दी जल्दी होती है, तो उससे भी हम नहीं देख पाते हैं। दोनों ही सिचुएशन है, बिल्कुल कम हो जाए तो देख नहीं पाते, बहुत ज्यादा हो जाए तो भी नहीं देख पाते हैं। तो ये दोनों ही चीजें क्या है, एक जैसी हैं। सो विद साउंड, और सेम ऐसा ही जाता है किसके लिए, साउंड के लिए। मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, आपको इतना डिटेल में उसको बैठ करके लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना और अपना आंसर निकालना है। देखो क्या दे रखा है, व्हेन वी लो इन द पिच वी डू नॉट हियर इट, जब हम जो है बहुत ज्यादा साउंड जो है बिल्कुल लो होता है तो हम सुन नहीं पाते हैं। When very high we do not hear it either, और हम फिर अगर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो भी नहीं सुन पाते हैं। तो यहाँ पे कहीं पर भी नॉइजी वाली लाइन दे ही नहीं रखी है। यहाँ से हमको समझ में आ गया कि भाई साउंड अगर बिल्कुल लो होता है तो भी हमको सुनाई नहीं देता है, और बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो भी हम सुन नहीं पाते हैं। हमारे कान जो है ऐसे दर्द होने लग जाता है कि कितना चीख रहा है। तो दोनों ही चीजें हो सकती है। तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए एंड बी, मीन्स डी, बी, ए एंड बी बोथ। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट कहा है टू एक्सट्रीम्स, जब दो एक्सट्रीम्स जो हैं एक जैसी हो जाती है, कैसी, वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन। अगर एक्सट्रीम पॉजिटिव हो, एक्सट्रीम नेगेटिव हो, तो दोनों ही कैसी हो जाती है, बिल्कुल सिमिलर हो जाती हैं। दिख रहा है ना यहाँ पे कि एक्सट्रीम पॉजिटिव हो या एक्सट्रीम नेगेटिव हो, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती है। और सिमिलर का मीनिंग ही क्या होता है, अलाइक, यानी कि एक जैसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दो क्वेश्चंस हो गए हमारे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इसी से रिलेटेड है। तो देखो स्लो का मीन्स धीरे होता है, तो तेजी, जल्दी जल्दी वाइब्रेट हो रही है ना लाइट्स, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, रैपिड। और रेजिस्ट मतलब तो किसी चीज के लिए रोक लगा देते, उसे कहते हैं। लेजी क्या होता है, लेजी आप सबको पता ही है, लेजी मीन्स आलस, आलसी टाइप का जो होता है। स्ट्राइक मतलब किसी चीज की स्ट्राइक कर देना, किसी चीज पे रोक लगा देना। तो यहां से रैपिड यानी कि जल्दी जल्दी, ये इसका ऑपोजिट है। तो आपको कैसे, जैसे कई बच्चे होते हैं वो बोलते हैं मैम हमको जो अनसीन पैसेज होता है उसमें हमको ऑपोजिट ढूंढने में, या फिर
जिसका सिमिलर वर्ड लेना है, वो ढूंढने में हमको प्रॉब्लम होती है। तो आपको देखना है कि भाई ये जो स्लो दिया हुआ है, स्लो का जो भी वर्ड दिया होगा वो कोई ऐसा बड़ा वर्ड नहीं होगा जिसको आप जानते नहीं होंगे। पहली चीज, आपको अनसीन पैसेज में कभी भी ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा जिसके बारे में आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। वो वर्ड कोई ना कोई ऐसा वर्ड होगा जो आपकी बुक से होगा या आपने अपनी क्लास 10th के अकॉर्डिंग उसे पढ़ा होगा। तो ऐसा कोई नया वर्ड आपको नहीं दे देंगे जिसको आपको मतलब नहीं पता होगा। फिर जैसा वो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि ऑपोजिट ऐसा कहाँ किस लाइन में हमको समझ में आ रहा था। फिर आपको अपने पैसेज पे जाना होगा और वहां से ढूंढना होगा कि ऐसा कौन सा वर्ड था जहां पर ये चीज हो रही थी। अभी एक और पैसेज आएगा, उसमें यही सेम इसी टाइप का कुछ मिलेगा आपको, तो वहां से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे और आप इसको ढूंढ सकते हो। ठीक है, चलिए ये था हमारा जो अनसीन पैसेज था, उसके 3 क्वेश्चन थे, यानी कि 3 मार्क्स का आपका क्या आ गया था, अनसीन पैसेज आया था। तो आपको अनसीन पैसेज की अच्छे से तैयारी करनी है, 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। आपको यहां से सही ऑप्शन बताना है। आई डैश देयर विद माई पेरेंट्स, मैं गया था मेरे पेरेंट्स के साथ। तो यहाँ पे आई विल गो लिख सकते हैं क्या, मैं जाऊंगा वहां पर मेरे पेरेंट्स के साथ। ठीक है, विल गो ठीक लग रहा है। वेंट अगर हम लाए तो उसको क्या बोलेंगे, आई वेंट देयर विद माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट के साथ वहां गया। ठीक है, ये भी सही लग रहा है। आई हैड गॉन अगर लगाएं तो क्या होगा, मैं अपने पेरेंट के साथ वहां गया था। तो तीनों ही सही लग रहे हैं। तो यहां से ऑप्शन डी यही सही हो जाएगा, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। अब गलती कहां होती, गलती यहां होती कि अगर हम इस क्वेश्चन को देखते और फर्स्ट ऑप्शन देखकर ही वहीं पर ही डिसाइड कर देते कि यार यहाँ तो सही लग रहा है, सेट हो रहा है, आई विल गो देयर विद माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाऊंगा वहां, ये समझ में आ रहा है, सही लग रहा है, और हम बाकी का देखते ही नहीं और नीचे हमको ऑप्शन मिल जाता ऑप्शन डी, तो फिर वहां पे गड़बड़ हो जाती। तो इसीलिए ये पॉइंट ध्यान रखना कि हमको सारे जो पॉइंट्स है, जो ऑप्शंस हैं, वो सभी के सभी हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहां से ए इज अ राइट आंसर, यहां पर बी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, अगर आप किसी नई थिंग्स के बारे में जानना चाहते हो, इफ यू वॉन्ट, अगर आप जानना चाहते हो नई थिंग्स के बारे में, तो उसे क्या कहेंगे, कॉन्शियस कहेंगे, कॉन्शियस कहेंगे, केयरलेस कहेंगे या क्यूरियस कहेंगे। क्यूरियस कहते हैं ना, तो क्यूरियोसिटी, तो यहीं से हमारा ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, अब आपको रीऑर्डरिंग मिलेगा जिसमें आपको सेंटेंस को रीऑर्डर करना होगा, यानी सही तरीके से आपको उसको सेट करना होगा। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे लव्स माई, टू शेयर, टॉयज, ब्रदर, हिज। अब आप खुद से बनाने मत लग जाना कि आप एक एक करके अपना बनाने लगो, आप जल्दी से जल्दी अपने इन ऑप्शन से एलिमिनेट करना सीखना, जिससे कि टाइम सेविंग हो और आप टाइम से जो है अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो, क्योंकि इन पे हमको ज्यादा टाइम नहीं देना है कि हम पूरा एक एक करके सेट करें फिर हम बनाएं, हमको फटाफट अपना स्मार्टनेस दिखाना है और इसको कंप्लीट करना है। तो देखो, टू शेयर से तो कोई सेंटेंस शुरू नहीं होगा, इसको हटा दो। माई टॉयज लव्स टू शेयर हिज फ्रेंड, माई टॉयज लव्स टू, मेरे टॉयज पसंद करते हैं। ब्रदर लव्स हिज टॉयज टू माई शेयर, ब्रदर प्यार करता है उसके टॉयज से टू माई शेयर। माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, मेरा ब्रदर जो है वो लव प्यार करता है, अच्छा लगता है उसको कि अपने शेयर्स करे अपने टॉयज। ठीक है, तो यस, ये वाला सही लग रहा है। सो सी इज अ राइट आंसर। अब अगर हम इसको बनाने बैठते तो बनाते हुए भी गलती हो जाती, तो ऐसा नहीं करना है। अगर ऑप्शंस गिवन है तो आप पहले ऑप्शंस पे आके अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके देख लो। जिस टॉपिक पे आपको ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो वहां पर आप अपना थोड़ा सा क्रिएटिविटी यूज करके आप देखो कि कौन सा सही नहीं लग रहा है और उससे आपको राइट निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। हर एक क्वेश्चन से आपको एक एक, हर एक टॉपिक जो भी आपका है उनसे आपको एक एक क्वेश्चन मिल रहा है। जैसे कि अभी हमने ये देखा कि नई थिंग्स के बारे में जानना, ये आपका एक वर्ड्स, मतलब बहुत सारे वर्ड्स का एक वर्ड जो अनेकार्थी शब्द जिसको कहते हैं वो मिल गया। रीऑर्डरिंग से आपको एक क्वेश्चन मिल गया। एक आपको चूज द करेक्ट आंसर से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिल गया, यानी ये टेंस से रिलेटेड है आपका। ठीक है, ये तो पैसेज से ही है।
उसके बाद ये ग्रामर का है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये मिस स्पेल यानी स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होती हैं उसको आइडेंटिफाई करने का है। तो सबसे पहले दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, कौन सा मिस स्पेल्ड है। तो देखो एविडेंस, अटेंडेंस, अटेंडेंस ये सही है, एक्सेप्टेंस, एक्वेंटेंस। सो देखो यहां पर TANCE, TANCE, DANCE, यहां भी यही होना चाहिए था DANCE, और यही रॉन्ग है, ठीक है, और ये रॉन्ग है तो यही राइट आंसर है। सो यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, मिस स्पेल्ड बताना है, जो स्पेलिंग गलत है वो बतानी है। सो A इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ही जम्प्ड द वेल टू सेव द ड्रॉइंग गर्ल। सो यहां पर डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए वो जंप किया। तो जब हम कोई चीज किसी चीज से दूसरी चीज में मूवमेंट करते हुए एक जगह से दूसरी जगह में एंटर करते हैं, यहाँ पे ही जो है वो जंप कर रहा है, कहाँ, वेल यानी कुएं में। तो कुएं में जा रहा है, ऑलरेडी कुएं में नहीं है, सो इन नहीं आएगा। फ्रॉम से जा रहा है, कोई चीज स्टार्ट कर रहा है क्या, नो। एट किसी पॉइंट के लिए, प्लेस ऑफ पॉइंट के लिए बात करते हैं तो ये भी नहीं होगा। और हमें ये पता है कि हम इनटू को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और ये कब मोस्टली आपको क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का, जिसमें हम किसी चीज का दूसरी चीज में मूवमेंट करते हुए जब हम जाते हैं तो यहाँ पे इनटू आ जाएगा। अब ये वाला जो प्रेपोजिशन है ये बहुत ज्यादा यूज होता है। अभी रिसेंटली जो बिहार बोर्ड का इंग्लिश का मॉडल पेपर है वहां पर भी इनटू से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। सो मैंने और लास्ट ईयर भी जब भी मैंने किया है तो मुझे इनटू से रिलेटेड कई बार मिल जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है, और इसको आपको बहुत अच्छे से करके रखना है कि जब भी किसी मूवमेंट की बात होती है तो हम इनटू को यूज करते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब आप एंटर होते हुए जा रहे हैं तो उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, इनटू को यूज करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, आपको फिर से एक पैसेज मिलेगा। ये पैसेज जो है आपको करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें बताने होंगे, और ये पैसेज होगा आपका सीन पैसेज जो आपके बुक से रिलेटेड होगा। कौन सा है, आई फिनिश माई पोम, ये मिस्टर किसिंग, और ये सब किसके बारे में है, जो हम एने फ्रैंक वाला जो चैप्टर है वहां से है। करते हैं मूव हम इसके क्वेश्चन पर, देख लेते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है एने पोम द डकलिंग्स एंड द फादर स्वैन सिंबलाइज, मतलब जो एने डकलिंग जो है उसको किसके लिए सिंबलाइज किया गया है, और जो फादर स्वैन है वो किसके लिए आया है उसको आपको बताना है। ए चिल्ड्रन और पेरेंट्स के लिए, बी एने और मिस्टर किसिंग के लिए, सी एने और नेबर्स के लिए, और डी क्लास और स्कूल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है मिस्टर किसिंग हैड असाइंड एने एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज, वो उसको एक्स्ट्रा होमवर्क क्यों देते थे, ही हेटेड हर, वो उसको नफरत करते थे। एने वॉज पुअर इन मैथ्स, मैथ्स में पुअर थी इसलिए एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे। एने हैड मिसबिहेव्ड विथ हिम, वो उनके साथ बदतमीजी करती थी। या फिर एने टॉक्ड टू मच इन द क्लास, एने जो है वो बहुत ज्यादा बोलती थी इसलिए। तो देखो जो आपने पहले से ही चैप्टर पढ़ रखा है उसके लिए तो आपको पता ही होगा कि हाँ ये मुझे पता है इसके सही आंसर क्या है, लेकिन फिर भी आप एक बार ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, आप एक बार पैसेज को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आई फिनिश माई पोम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन with 3 baby ducklings who were bitten a death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Kissing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since then, I have allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. तो देखो वो बहुत ज्यादा बोलती थी, है ना, इसी वजह से उन्होंने दिया था। बहुत ज्यादा टॉक करती थी तो अब उनको अलाउ कर दिया था टॉक करने के लिए, दैट मीन्स वो बहुत ज्यादा बोलती थी। मिसबिहेव वाली बात तो उसमें है ही नहीं। नेक्स्ट यहां पर कहा गया है कि मदर डकलिंग जो है, एक तो क्या था, अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन विथ 3 बेबी डकलिंग हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इन एनी पोम द डकलिंग एंड द फादर स्वैन सिंबलाइज, यहां पर ऐसे नहीं कहा है कि भाई किसके बारे में कहा है। तो आप लोग क्या काफी बच्चे ये सोचेंगे कि यार डकलिंग मतलब बच्चों के लिए कहा है और जो फादर है वो पेरेंट के लिए कहा है, या एने और उसके नेबर। तो देखो एने और नेबर तो होगा नहीं, क्लास और स्कूल भी होगा नहीं, ठीक है, क्लास और स्कूल भी होगा नहीं। जो डकलिंग है वो डकलिंग किसके लिए होगा, एने के लिए, और जो फादर स्वैन है वो किसके लिए है,
मिस्टर किसिंग के लिए, क्योंकि मिस्टर किसिंग जो है उसको बात करने से मना करते थे और जब उसको बार बार ऐसे लिखने के लिए देते थे तो लास्ट में वो अपनी जो फ्रेंड है उससे हेल्प लेकर के पोम लिखती है, और वो पोम जो होती है वो डकलिंग यानी कि डक के बच्चों के लिए, और वो बहुत ज्यादा बोलते हैं तो उसके पापा उनको मार देते हैं। तो यहाँ पर वो जो पापा है वो किसको दिखा रही है, मिस्टर किसिंग को दिखा रही है, और जो बच्चे हैं वो किसको दिखा रही है, खुद को दिखा रही है। सो एने एंड मिस्टर किसिंग, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर किसिंग हैड असाइंड एने एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर। उसको एक्स्ट्रा होमवर्क क्यों दे दिया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलती थी, ना तो बदतमीजी वाली कोई बात थी, ना वो गरीब क्या रहे, ना ही वो मैथ्स में पुअर थी, और ना ही वो उससे हेटेड करता था, सिर्फ और सिर्फ ज्यादा बोलती थी, इसी वजह से वो एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते थे ताकि ये चुप रहे। ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 13 तक फिर आपको क्या मिलेंगे, आपको कुछ एमसीक्यूज मिलेंगे जो कि होंगे आपके फर्स्ट फ्लाइट से। ठीक है, आपको फर्स्ट फ्लाइट से 3 क्वेश्चंस मिलेंगे विद एमसीक्यूज बेस्ड। तो पहला है, मंडेला पास्ड डैश इयर्स इन जेल। मंडेला ने कितने साल जो हैं गुजारे थे जेल में। ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 30 और ऑप्शन डी है 29। सो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 27। ठीक है, सो ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। महाशीर इज अ डैश फाउंड इन कुर्ग। कुर्ग वाले चैप्टर में आपने देखा होगा महाशीर क्या थी, तो ये मैंने जब आंसर राइटिंग करवाया था वहां भी मैंने इससे ऐड किया था। तो महाशीर एक बहुत बड़ी फिश के बारे में बात की जा रही है। तो अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश थी, अ स्मॉल फ्रेश वाटर क्रिएचर था, अ स्मॉल ब्रैकिश वाटर फिश था, या अ लार्ज ब्रैकिश वाटर क्रिएचर था। जी नहीं, वो एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश थी। सो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द बस कंडक्टर वॉज अ डैश मैन। जो बस कंडक्टर था, तो बस कंडक्टर कौन सा वाला है, मैडम राइड द बस वाला है। और वहां पर कंडक्टर कैसा था, रूड था, अखड़ू टाइप का था, जॉली था, हंसमुख टाइप का था, सेल्फिश था, अपने मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला था, या स्ट्रेंज था, बहुत अलग था, बिल्कुल अजीब सा था। तो वो था कैसा, जॉली टाइप का था, हंसमुख टाइप का था, क्योंकि वो उसको बार बार मैडम मैडम करके चिढ़ा रहा था, है ना। जब वो ऊपर चढ़ी थी तो उसको हाथ दे रहा था, बोल रहा ओ साइड प्लीज, मैडम आ रही है। तो इस तरह से वो थोड़ा मजाकिया टाइप का था, ना कि स्ट्रेंज था, ना ही रूड था। सो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपको 14, 15 फिर मिलेंगे, आपको एक एक्सट्रैक्ट मिलेगा, उस एक्सट्रैक्ट से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पोम वाले सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। क्या है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, किसको, अमांडा को दिए जा रहे हैं। तो अमांडा जो है, हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन्स, कौन बोल रहा है इस लाइन्स को, अमांडा खुद बोल रही है, नो, हर पेरेंट्स, यस, हर फ्रेंड्स, नो, हर नेबर्स, नो, उनके पेरेंट्स जो है वो इसके बारे में बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज। जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, वो इस टाइप से बोल रहा है बिकॉज, क्यों, क्या अमांडा जो है इज अनरूली गर्ल, यानी कि रूल्स को न मानने वाली गर्ल थी। अमांडा एक अनटाइडी सी दिखती थी, मतलब बहुत गंदी सी दिखती थी, या इंस्ट्रक्शंस कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, या इंस्ट्रक्शन जो है अमांडा को बहुत अच्छा बेटर दिखाते थे, या फिर ही वॉन्ट्स टू स्कॉल्ड अमांडा, क्या वो अमांडा को डांटना चाहते थे इसलिए वो हमेशा ऐसा बोलते थे। तो देखो यार, इसमें ना बहुत सारे ऑप्शन हमको सही भी लगेंगे, ऐसा लगेगा कि यार सही भी है, तो जो पहले आपको गलत लगता है पोम के अकॉर्डिंग उसको हटा दो। तो देखो, ही वॉन्ट्स टू स्कॉल्ड अमांडा, वो चाहते थे क्या अमांडा को डांटना, नहीं, वो अमांडा को सिर्फ और सिर्फ ऐसे दिखा रहे थे कि भाई ताकि वो अच्छे से बिहेव करे, इस वजह से वो शायद ऐसा बोलते होंगे। क्योंकि 8-9 ईयर्स में जब हम होते हैं तो हम बच्चे को बार बार इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं कि भाई ऐसे करो ताकि वो थोड़ा अच्छे से बिहेव करे। हम कभी कहीं अपने बच्चे को लेके जाते हैं तो अगर हम कोई चीज़ बोलते हैं ऐसे नहीं करो, स्ट्रेट बैठो, तो ये सब क्या है, ये सब हम उसको बेटर दिखाने के लिए करते हैं, ना कि हमारा एक पर्पज होता है कि हम उसको डांटें। तो ऐसा नहीं होता है। सो ही वॉन्ट्स टू स्कॉल्ड, वो चाहते थे क्या अमांडा को डांटना, जी नहीं। अमांडा इज अनरूली गर्ल, क्या वो एक ना मानने वाली गर्ल्स में से थी,
ऐसा तो कहीं नहीं लगा कि हाँ, मतलब वो अपने ख्यालों में जरूर थी, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि वो नहीं माने। तो इंस्ट्रक्शंस जो है वो ज्यादा बेटर कर सकते, बिहेव बेटर, यानी कि इंस्ट्रक्शन जो है वो उसको अमांडा को अच्छा बेहतर दिखा सकते थे, इसीलिए किया जाता था। या अमांडा रिमेन्स अनटाइडी, वो अनटाइडी सी दिखती थी? नहीं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंस्ट्रक्शंस कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर। इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या कर सकते हैं, अमांडा को कैसा दिखा सकते हैं, बेटर दिखा सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस, वो इसलिए बोलते थे ना भाई, कोई भी पेरेंट्स ऐसे थोड़ी भाई हमारे बच्चों को बस हमको डांटना है इसीलिए हमको बोलना है, वो इसलिए नहीं, वो इसलिए बताते थे। अब ये देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज नहीं आया है उठ करके कि हाँ कुछ आ गया, ये आपके थॉट से रिलेटेड होगा कि क्या स्पीकर के बोलने का ये जो तरीका था वो किस तरीके का था। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंपल ऐसा उठ करके कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ अलग आ सकता है, ठीक है। तो आपको पेपर का लेवल देखना है कि किस तरह का आ रहा है, सिंपल उठ के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, थोड़े से हमारे थॉट्स के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। अभी आगे आप और क्वेश्चन देखोगे, आपको और भी रियलाइज होगा कि हाँ यहाँ पे हमको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। तो काफ़ी बच्चे जो हैं जो ऐसे बोलते हैं कि हमको क्वेश्चंस कितने याद करने हैं, कैसे याद करने हैं, तो देखो कुछ फिक्स नहीं होता है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पेपर में ही समझ में आएंगी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर क्या लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 to 20, 16 से 20, यानी कि ये हमारा लास्ट है एक सेट, जो कि किससे होगा, आपकी जो सेकंड बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट्स, वहां से होंगे। तो टोटल 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको वहां से मिल रहे हैं। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज, टेम्पटेशन मतलब होता है इच्छा ना, तो ये इच्छा थी ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रखने की। क्यों? क्योंकि मिसेस पम्फ्रे जो थी डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक। क्या मिसेस पम्फ्रे जो थी वो ट्रिकी को वापस नहीं लेना चाहती थी? नहीं, वो तो जब गया था तो ही रोने लग गई थी। ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स, क्योंकि ट्रिकी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता था इसलिए वो नहीं भेजना चाहते थे, ऐसा चैप्टर में हमने कहीं नहीं पढ़ा। ट्रिकी वॉज नॉट रिकवरिंग फास्ट, ट्रिकी जो है वो रिकवर नहीं कर रहा था फास्ट, नहीं, ट्रिकी रिकवर कर रहा था। मिसेस पम्फ्रे जो थी वो सेंट अ लॉट ऑफ ईटेबल्स एंड ईटेबल्स दैट द डॉक्टर एंजॉयड। मिसेस पम्फ्रे जो थी वो बहुत सारा खाने के मामले में चीजें जो है बेचती थी और उसको डॉक्टर साहब जो है बहुत इंजॉय करते थे, और बिल्कुल वाइन बेचती थी, एग बेचती थी, तो ब्रांडी बेचती थी, तो ये चीज उनको बहुत अच्छी लगती थी। उनको लगता था कि यार ट्रिकी को कभी घर ही नहीं भेजे, यहीं रख ले तो उसकी जो मिस्ट्रेस है वो हमको अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए देंगी। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अनिल टॉट हरी सिंह टू, अनिल ने हरी सिंह को क्या सिखाया था? कुक एंड राइट, कुक तो सिखाया था, राइट भी सिखाया था, हाँ ऑप्शन सही ए होगा। नहीं, हमको सारे देखने हैं। कुक, राइट एंड ऐड नंबर्स, कुक करना भी सिखाया था, राइट करना भी सिखाया था और ऐड नंबर्स भी सिखाए थे, हाँ बी सही लग रहा है। सिर्फ और राइट सिखाया था? नहीं, कुक एंड ऐड नंबर्स, कुक तो सिखाया था लेकिन राइट करना भी सिखाया था। सो यहां से ये बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा कि भाई तीनों ही सिखाए थे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द बुक गिफ्टेड टू ए ब्राइड बाय हिज मदर वॉज, मैंने जब ये चैप्टर करवाया था तब भी मैंने बोला था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुक का नाम, और वही आ गया। तो जिस किसी ने भी अच्छे से पढ़ा होगा चैप्टर को, मेरी सारी बातें समझी होंगी, इस पेपर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने ना कराई हो, जिस चीज़ को मैंने इंपॉर्टेंट ना दिखाया हो। मैं बोलती हूँ ना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं समझ में आता है, लेकिन मैंने जितना भी करवाया है वो सभी कुछ यहाँ आपको दिखेगा। तो ये वाला जो बुक का नेम था, ये नेम भी हमने 2-3 बार रिवाइज किया था कि बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने आंसर में भी यूज कर सकते हो, और यहीं से आपका राइट आंसर हो जाएगा द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, ठीक है, डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब्स मटिल्डा, मटिल्डा के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो सबसे सही है? तो देखो पहला दे रखा है रिच, ब्यूटीफुल एंड फैशनेबल, तो रिच तो वो कहीं से भी नहीं थी, ठीक है। दूसरा है फैशनेबल, एम्बिशियस एंड मिडिल क्लास, फैशनेबल थी, एम्बिशियस थी और मिडिल क्लास थी, सही तो लग रहा है। सेकेंड बाकी जब तक बाकी भी देख लेते हैं ना, एम्बिशियस थी, मिडिल क्लास थी, सेटिस्फाइड थी, सेटिस्फाइड तो नहीं थी, वो जो था उससे थोड़ी सेटिस्फाइड थी। जब उसको मिस्टर लॉसेल ने कहा था कि फ्लावर की ज्वेलरी पहन लो तो नहीं पहनी उसने, तो सेटिस्फाइड नहीं थी, जो भी उसके पास था उससे सेटिस्फाइड नहीं थी, तो ये भी ऑप्शन हटाओ।
रिच तो थी ही नहीं, तो डिससेटिस्फाइड और ये सब चीजें हटाई दो। तो वो फैशनेबल थी, एम्बिशियस थी, मिडिल क्लास थी। उसको था ना, एम्बिशियस तो थी ही कि काश मैं ऐसे हो जाऊं, अमीर हो जाऊं, ये सब चीजें हो जाऊं, तो बिल्कुल वो चीजें तो थी। तो बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली जो है वो भेजी गई थी स्कूल, क्यों भेजी गई थी? हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो, हर मदर वॉन्टेड हर टू गेट एजुकेट, उनकी मम्मी चाहती थी कि वो पढ़ाई वढ़ाई करे, नहीं, उन्होंने तो ये सोचा था अरे यार निकले तो सही घर से। और लोग जो है हमको बोलते हैं, मतलब उसको वो बिल्कुल भोली कैसी थी, बिल्कुल उसको पढ़ना लिखना आता नहीं था और बिल्कुल सीधी सादी सी थी, उसका ब्रेन भी जो था इतना ज़्यादा नहीं चलता है, और वो स्टैमर करती थी, तो हकला के बोलती थी, तो इन सब, और पॉक मार्क्स थे उसको। तो उसकी मम्मी जो थी कि चलो और कुछ नहीं तो ये इसके लिए तो भेज ही देते हैं इसको, ठीक है। फिर एवरीबडी एल्स सेंट हिज डॉटर्स टू स्कूल, सभी लोग ये चाहते थे कि हाँ भाई सब लोग स्कूल की भाई वो जाए स्कूल, सब लोग ये चाहते थे क्या? एवरीबडी एल्स सेंट हिज डॉटर टू स्कूल, नहीं, ऐसा सब लोग भेज रहे थे इसलिए नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। मैंने इसको क्यों बॉक्स बनाया, इसको भी क्रॉस कर दो। ये भी क्रॉस हो जाएगा, ये भी क्रॉस हो जाएगा। इट वॉज नेसेसरी फॉर हर मैरिज, उसकी शादी के लिए बहुत जरूरी था क्या? नहीं, शादी के लिए जरूरी था ही नहीं। बस क्या बचा था, उसके पापा जो हैं वो फील कर रहे थे कि भाई ये बहुत ज्यादा परेशान थे उस चीजों से, तो इसी वजह से उन्होंने ये सब किया था। सो ए इज अ राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे 20 मार्क्स के जो सारे क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपको अच्छे से सारी चीजें करनी है। इसमें यहाँ पे ग्रामर भी है, आपका फर्स्ट बुक भी है, आपका सेकंड बुक भी है, तो अच्छे से पढ़कर इन 20 मार्क्स को आपको कहीं किसी हाथ से जाने नहीं देना है, अच्छे से इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी क्या है? पार्ट बी है कि आपको एक अनसीन पैसेज मिलेगा और उस अनसीन पैसेज के साथ कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने होंगे। इसका लेवल थोड़ा अच्छा होगा, तो इसीलिए आपको अच्छे से ध्यान से इनको करना है। चलिए देख लेते हैं एक बार क्वेश्चंस, उसके बाद हम देखेंगे हमारे पैसेज को, ठीक है। तो पहले पैसेज पढ़ के उसको समझने मत लग जाना, पहले आप क्वेश्चंस देख लेना और क्वेश्चंस भी ध्यान से पढ़ना, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ोगे, सही से पढ़ोगे, सही से उसका मतलब निकालोगे, तभी सही आंसर लिख पाओगे, वरना गलत पढ़ करके गलत आंसर मतलब निकालोगे, गलत ही आंसर लिख दोगे। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हुम। हुम क्या होता है? हुम का अर्थ होता है किससे, ठीक है। हु का मतलब होता है कौन, हुम का मतलब होता है किससे, ठीक है। हुम डज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है किससे रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। कौन रिप्रेजेंट करता है ये नहीं, किससे रिप्रेजेंट करती है। अगर हु आता तो कुछ और चीज होती, हुम दे रखा है तो किससे रिप्रेजेंट करती है उसको बताना है। तो ये क्वेश्चन में हमको आंसर ढूंढना होगा कि किससे रिप्रेजेंट करती है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेंट बाय द अंडरलाइन पोर्शन, जो ये अंडरलाइन पोर्शन दे रखा है इसका मतलब क्या है, तो ये चीज हमको बतानी होगी, ठीक है। हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैच्यू, अमेरिका कैसे मनी को कलेक्ट करता है इस स्टैच्यू को इंस्टॉल करने के लिए, देखेंगे। Which word in the passage means requested, requested का मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना, किसी से मांगना, है ना, रिक्वेस्ट करना। तो ये चीज आपको इस पैसेज में ऐसे किस वर्ड से आपको सेम सिमिलर मीनिंग समझ में आता है, तो देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले पैसेज को पढ़ना, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को देखते जाएंगे। चलिए क्या दे रखा है, When we entered न्यूयॉर्क हार्बर, जब हम न्यूयॉर्क के बंदरगाह पर पहुंचते हैं, द फर्स्ट थिंग वी सी इन द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं न्यूयॉर्क में, जैसे ही हम बंदरगाहों पे एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखता है। What impresses us the most is its size and the magnificence, सबसे पहले हमको इसका साइज और इसका जो भव्यात्मक है वो हमें बहुत अच्छा लगता है। Have you ever wondered how it come to be there, क्या आपने कभी ये जानना चाहा कि वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कैसे आया वहां पर। द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वॉज अ गिफ्ट, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो गिफ्ट किया गया था फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस टू मार्क, फ्रांस के लोग जो हैं उन्होंने मार्क को गिफ्ट किया था द 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, जब 100 ईयर एनिवर्सरी जो थी अमेरिकन की इंडिपेंडेंस की,
तब फ्रांस के द्वारा जो है ये गिफ्ट किया गया था। इन 1869 में स्कल्प्टर जो है यानी कि मूर्तिकार, जिसका नाम क्या था, फेडरिक ऑगस्ट बेर्थोल्डी, ठीक है, पता नहीं अंग्रेजी नाम कैसे होते हैं, began to plan his concept for the monuments। इस मॉन्यूमेंट्स को उन्होंने सोचा था कि मुझे इस तरह से बनाना है। कब? 1869 में। बार्थोल्डी जो है इन्वेंशन द लिबर्टी एज अ स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड फिगर, वो उन्होंने उसको कैसे बनाया था, एक स्ट्रॉन्ग और एक प्राउड फिगर की तरह बनाया था, मतलब उनका फील ऐसा था। वन हु personified not only the majestic Greek goddess of the past but also the working men and women of the present। तो उन्होंने जब ये बनाया था तो उन्होंने उसको किस तरह से बनाया था, क्या सोच के बनाया था कि ये क्या है, ग्रीक की गॉडेस है जो पास्ट में थी, और प्लस जो वर्किंग मैन और वुमेन है जो प्रेजेंट में है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने ये वाली जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बनाई थी। तो देखो कहीं ना कहीं क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमको कि जो प्रेजेंट किया था, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो किसको प्रेजेंट करती है, वो प्रेजेंट करती है किसको, ग्रीक गॉडेस को ऑफ द पास्ट एंड ऑल्सो वर्किंग मैन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट। तो यही हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। आगे पढ़ लेते हैं। फिनिश्ड एंड लिबर्टी वॉज, सॉरी यहां से, फाइनली इन 1884 द वर्क वॉज फिनिश्ड। 1884 को ये वर्क जो है वो फिनिश्ड हो गया। एंड लिबर्टी वॉज पैक्ड इनटू 214 कैरेट्स एंड सेंट टू न्यूयॉर्क सिटी। फिर क्या किया गया, उसको न्यूयॉर्क सिटी में भेजा गया। बट देयर वॉज वन प्रॉब्लम, अब एक प्रॉब्लम आ गई। वाइल द फ्रेंच had raised a lot of funds to build the statue, जब फ्रेंच ने कहा कि भाई ये इसको बनाने के लिए हमको बहुत, इस स्टैचू को बनाने के लिए बहुत सारा फंड चाहिए, तो न्यूयॉर्क जो था had not secured the fund, तो न्यूयॉर्क के पास क्या था, सिक्योर्ड फंड नहीं था टू बिल्ड इस फाउंडेशन, उसको बनाने के लिए अच्छा खासा पैसा जो लगता है वो नहीं था। It was not until a New York newspaper implored people for the donation that money became available। तो उन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर में कहा कि भाई हमको जो है डोनेशन चाहिए ताकि हम इससे हमारे पास क्योंकि ज़्यादा फंड नहीं है तो इसको स्टैचू को बनाने के लिए हमको फंड चाहिए। तो फाइनली 28 अक्टूबर 1886 को अमेरिकन ने जो है इस चीज़ को सेलिब्रेट किया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी यानी बनकर के तैयार हो गया। तो 1886 में बनकर तैयार हुआ, 1884 में इसको फाइनल किया गया कि भाई इसको बनाना है, और 1884 से 1886 तक ये रहा, फिर उसके बाद जाकर ये बिल्ट हुआ और फिर जाकर के लगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कुछ क्वेश्चन है। अब आपने पैसेज अच्छे से पढ़ लिया, अब आप अपने आंसर्स को लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पैसेज को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। हमको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, और क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए हमको क्वेश्चन का मतलब भी अच्छे से समझना होगा और उसको आंसर को भी अच्छे से लिखना होगा। तो होम डज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, किससे रिप्रेजेंट करता है। अगर आप हु होता तो आपको फिर कुछ और होता कि भाई किसने उसको गिफ्ट किया, तो बात अलग होती, क्वेश्चन अलग होता। लेकिन यहाँ पे बोला गया है होम डज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्रीक गॉडेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसको कैसे लिखोगे, यहां से लिखना, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डज है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। तो लिखना द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, उसके बाद आप यहां आ जाना और यहां से आप लिखना रिप्रेजेंट एज, है ना, एज लिखना, एज द मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेस ऑफ द पास्ट and also the working men and women of the present। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। क्लियर, मैं इसको एक और डिफरेंट कलर से आपको करवा देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। तो यहाँ वहां तक तो आपने ले लिया, फिर यहां से आपको लेना है। ठीक है, यहां पे लिखना एज द मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेस ऑफ द पास्ट एंड ऑल्सो एज, यहाँ पे एज लगाना, एज द वर्किंग मैन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, व्हाट इज मेंट बाय द अंडरलाइन पोर्शन।
अंडरलाइन पोर्शन का मीनिंग क्या है? तो अंडरलाइन पोर्शन क्या था? लिबर्टी वॉज पैक्ड इंटू 214 कैरेट्स एंड सेंट टू द न्यूयॉर्क सिटी। अब आप बोलोगे कि इसमें क्या करना है, इसमें क्या एक्सप्लेन करना है, क्या मीन बताना है इसका? तो इसका मतलब बताना है, ये जो अंडरलाइन पोर्शन है इसका मतलब ये है कि आपको बताना है कि ये क्या था, किसके बारे में बात हो रही थी, क्या चीज हो रही थी। तो यहाँ पे सब बच्चों का आंसर हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट हो जाए, मेरा आंसर डिफरेंट हो, किसी और का आंसर डिफरेंट हो, क्योंकि इसका मीनिंग हम खुद से निकाल रहे हैं ना, अपने मन से निकाल रहे हैं। तो भाई क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है बाय द अंडरलाइन? तो अंडरलाइन का मतलब ये है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है, जो कि किन्होंने दी थी हमको, फ्रेंच वालों ने गिफ्ट की थी, तो उसको पैक करने के लिए 214 कैरेट्स और सेंड टू न्यूयॉर्क सिटी, और उसको क्या मतलब उसको भेजना था, और उसके लिए हमारे पास पैसे वैसे नहीं थे, तो उसको बताने के लिए आप ये आंसर को, इस लाइन का मतलब ये निकालोगे। तो व्हाट इज मेंट बाय द अंडरलाइन पोर्शन? तो लिबर्टी वॉज पैक्ड इनटू 214 कैरेट्स एंड सेंड टू द न्यूयॉर्क, बट देयर वाज अ प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम थी कि पैसा नहीं था। तो आप इसके लिए लिख देना आप करना क्या, आप यहां से इस आंसर को लिखना, लिबर्टी वॉज पैक्ड इनटू 214 कैरेट्स एंड सेंट टू द न्यूयॉर्क सिटी। दिस लाइन means that New York enough money to build द स्टैचू। ठीक है, टू बिल्ड द स्टैचू लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो। ठीक है, ये लिख देना, या फिर आप चाहो तो अगर जिसको ज़्यादा नहीं समझ में आता है कि हम ओन लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो आप सेफर साइड के लिए आप यहां से लिख सकते हो, लिबर्टी वॉज पैक्ड इनटू 214 कैरेट्स एंड सेंट टू द न्यूयॉर्क सिटी, बट देयर वॉज वन प्रॉब्लम, while the French had raised a lot of funds to build the statue। ठीक है, तो ये लिख देना, बट ये वाला ज़्यादा बेटर है, इसको लिखना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये वाला आपको लिखना है। अगर सेफर साइड अगर आपको लिखना है, जिसको नहीं समझ में आ रहा कि हमको तो नहीं समझ में आ रहा है ऐसे लिखने का ओन, तो फिर आप यहाँ तक लिख देना, और ये साथ में एक लाइन लिख देना, बिकॉज न्यूयॉर्क हैज़ नो मनी। ठीक है, उनके पास मनी नहीं है, इस वजह से उन्होंने ये किया। हैज़ मत लिखना, हैड लिख देना, हैड नॉट इनफ मनी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैच्यू? अमेरिका ने कैसे कलेक्ट किया मनी इंस्टॉल करने के लिए, मतलब स्टैच्यू को इंस्टॉल करने के लिए कैसे मनी कलेक्ट किया? तो इसका आप आंसर बिल्कुल सीधा सीधा यहां से लिख लेना। न्यूयॉर्क हैड नॉट सिक्योर्ड द फंड टू बिल्ड इट्स फाउंडेशन। इट वॉज नॉट अंटिल अ न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर implored people for donation and that money became available। ठीक है, यहां तक लिख देना। ओके, यहां तक लिख देना। कहां से? यहां से। तो ये हो गया आपके थर्ड का आंसर। क्लियर? लास्ट है 1 नंबर का क्वेश्चन है। टोटल कितना मार्क्स हो गया? 7 मार्क्स का आपका अनसीन पैसेज आने वाला है, सॉरी हाँ अनसीन पैसेज आने वाला है, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। लास्ट दे रखा है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रिक्वेस्टेड। तो एक चीज ध्यान रखना आप, है ना, क्या ध्यान रखना है, जिस फॉर्म में आपको दे रखा होगा ना, जैसे रिक्वेस्टेड दे रखा है ना, थर्ड फॉर्म दे रखी है, सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो सेम आपको पैसेज में भी ऐसी ही फॉर्म मिलने वाली है जिसको आपको ढूंढना है। ये है आपका शॉर्ट ट्रिक ढूंढने का। तो जो ईडी के फॉर्म में दे रखा है, तो वैसा ही आप देखो कि कहां कहां मुझे दिख रहा है। तो रिक्वेस्ट मतलब होता है प्रार्थना करना, ऐसा देख लो कहीं आपको अगर दिख रहा है। तो वंडर्ड मतलब तो ढूंढना होता है, तो ये नहीं होगा। आगे बढ़ लेते हैं ना, और क्या है, मेरे को तो पता है आंसर, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ। फिनिश मतलब होता है खत्म करना, ये भी नहीं होगा। हमको तो क्या चाहिए, रिक्वेस्ट, प्रार्थना वाला। नेक्स्ट आता है रेज मतलब होता है आवाज उठाना टाइप, तो ये भी नहीं होगा। ये रहा इम्प्लोड। ठीक है, तो अब आप इसको खुद भी देखोगे। रिक्वेस्ट का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, और वही चीज उन्होंने न्यूयॉर्क के न्यूज़पेपर में उन्होंने रिक्वेस्ट की लोगों से डोनेशन के लिए।
सेट हो रही है ना लाइन, तो यस यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। बढ़े आगे, तो ये हो गया हमारा 7 मार्क्स का। तो इस चीज का ध्यान रखना कि आपको किस फॉर्म में दे रखा है, तो उसके 99% चांसेस होंगे कि आपको ऐसे ही इसी तरीके के मिलेगा, इसी फॉर्म में मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एडवर्ब होगी तो एडवर्ब फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, वर्ब में है तो वर्ब में मिलेगा, सिंपल फर्स्ट फॉर्म में होगी तो फर्स्ट फॉर्म में ही उसके चांसेस होंगे मिलने के, ये आपको ऐसा मिल सकता है। तो इस तरह से आपको ये करना है। आप ये 3 तो कर लोगे, लेकिन हाँ अगर इस टाइप का कोई ऐसा कोई वर्ड आ जाए तो वहां प्रॉब्लम हो सकती है, बट हो जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं राइटिंग सेक्शन से। और राइटिंग सेक्शन से आपको मिलने वाला है कुछ ऑप्शन में, और वो टोटल होगा आपका 4 मार्क्स का। पेन चेंज कर लेते हैं हम। 4 मार्क्स का मिलने वाला है। राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर, आपने बड़े भाई को लेटर लिखना है। हु लिव्स इन दिल्ली, जो कि कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम, आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है और उन्हें बताना है कि आप जो है उन्हें कितना ज्यादा मिस करती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिसीवर एड्रेस लिखेंगे, जो रिसीव करने वाला है। ठीक है, तो 102 सरस्वती लोक, न्यू दिल्ली, 18 दिसंबर 2020 जो है हम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट, डियर ब्रदर, प्यारे भैया, भैया को लिख रहे हैं, बड़े भैया हैं तो प्यारे भैया। क्या बोलना चाहते हैं, अब आप सोचो इसमें क्या डालोगे। जब आपके भैया जो हैं वो दिल्ली चले गए हैं, अब घर खाली खाली हो रहा है, आप उसको मिस कर रही हैं, तो आप क्या लिखेंगे कि भाई घर जो है खाली खाली लग रहा है, लेकिन वहाँ जाना भी ज़रूरी है, आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन घर पे हम सब आपको याद करते हैं, वगैरह वगैरह, इस सब चीज़ें, ये सब लिखना होगा। ठीक है, तो आपने कभी अपने भैया को पहले कभी लेटर नहीं लिखा, तो इस बार लिख रहे हो, तो ये फर्स्ट टाइम है, तो आप ये चीज़ भी अपने भैया को बता सकते हो, ताकि सामने वाले को ये समझ में आए कि अरे जिसने पहले कभी नहीं किया उसका इतना ज़्यादा अटैचमेंट है कि उसने फर्स्ट टाइम मेरे लिए कुछ ऐसी चीज़ की जो उसकी लाइफ की फर्स्ट चीज़ है। तो वही चीज़ यहाँ पर आप लिख सकते हो। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं ये लेटर जो है फर्स्ट टाइम आपके लिए लिख रही हूँ। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। सिंस यू हैव लेफ्ट फॉर योर हायर स्टडीज, हालांकि तुम जो हो लेफ्ट होके गए हो, यहाँ से गए हो अपनी हायर स्टडीज के लिए। इट फील्स एज इफ लाइट्स हैज गॉन फ्रॉम माई लाइफ, बट ये ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे जीवन से उजाला ही चला गया है, अपना मतलब तुम उजाला अपने साथ ले गए हो, अंधेरा अंधेरा छा गया है। इस टाइप से आप थोड़ा सा ऐसी लाइन चेप सकते हो, मतलब ये लाइनें लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या क्या लिख सकते हैं। एवरीथिंग सीम बोरिंग विदाउट यू, लिखोगे ना भाई हर एक चीज तुम्हारे बिना बोरिंग लग रही है। बाय माई साइड, एनीवे हाउ आर यू, हैव यू सेटल डाउन नाउ, क्या आप वहां पे सेटल हो गए हैं। आई होप यू मेक गुड फ्रेंड्स, आप मैं आशा करती हूँ कि आपने वहां पे अच्छे फ्रेंड्स बना लिए होंगे देयर, सो दैट आई गेट ईजी फॉर that it gets easy for you to adjust in the new city, तो ताकि आप जो है नई सिटी में इसको एडजस्ट कर पाओगे, तो इसके लिए आपने अच्छे फ्रेंड्स बना लिए होंगे। मॉम एंड डैड मिस यू अ लॉट टू एंड दे आर सेंडिंग देयर ब्लेसिंग्स टू यू, वो आपका अपना आशीर्वाद जो है वो आपको भेज रहे हैं। प्लीज राइट टू अस सून, प्लीज जल्दी हमारे लिए हमको लिखना। टेक केयर, ठीक है। योर लविंग सिस्टर, कोई भी नाम लिख देना, मधु, बाला, कुछ भी, ठीक है। तो इस तरह से आपको लेटर लिखना होता है, ये होता है इनफॉर्मल वे। तो यहाँ से एक चीज और ध्यान रखनी है कि इनफॉर्मल वे में आपको लेटर आ सकता है, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर आ सकता है। 2 होंगे इसमें, चॉइस होगी, एक आपको लेटर मिलेगा, दूसरा आपको एक और मिल सकता है, वो फिर एप्लीकेशन मिलेगी। Write an application to the principal of your school to complain that the water tank in the school are not being cleaned regularly। ये वाटर क्लीन का तो मैं क्या ही बोलूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाटर क्लीन से रिलेटेड। अभी रिसेंटली बिहार बोर्ड का किया है, उसमें भी वाटर क्लीन से रिलेटेड है, यहाँ पर भी वाटर क्लीन से रिलेटेड है। तो ये टॉपिक अच्छे से करके जाना। वाटर क्लीन पे तो आप कंटेंट अच्छे से रेडी कर ही लेना, क्या पता कहीं किस फॉर्म में आ जाए, लेटर फॉर्म में आ जाए या फिर पैसेज राइटिंग में आ जाए, कैसे भी आ जाए, पैराग्राफ राइटिंग में आ जाए, तो कैसे भी आ सकता है। तो वाटर क्लीन पे आप थोड़ा सा पढ़ के रखना, ठीक है। चलिए क्या है, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो टू द प्रिंसिपल, यहाँ पे स्कूल का नेम लिख देना, प्लेस लिख देना, डेट लिख देना, सब्जेक्ट लिख देना। सब्जेक्ट क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर।
सेफ ड्रिंकिंग वाटर के बारे में लिखना है तो लिख देना, या फिर आप इसका सब्जेक्ट ये भी लिख सकते हो, क्या लिखा हुआ है, द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन रेगुलरली, तो आप इसके लिए ये भी लिख सकते हो, वाटर टैंक्स आर नॉट क्लीन, ठीक है, नॉट क्लीन लिख देना, ठीक है, वाटर टैंक्स आर नॉट क्लीन, इतना लिख देना। सो ये लाइन आप ये सब्जेक्ट लिख देना, इसको लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट रिक्वेस्टेड सर एंड मैडम लिखना है, उसके बाद आपको बढ़ना है, माई नेम इज सुरेश शर्मा एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10th. I would like to draw your attention towards the water tank are not being cleaned regularly. The arrangements of drinking water in our school is unsatisfactory. ठीक है, the students and the teacher of the school are facing the problem of clean drinking water. Therefore, we requested you to make proper arrangements of drinking water. क्या कह रहे हैं, मेरा नाम ये है, अब आप अपने मन से कोई भी नाम डाल देना, अगर आपको नहीं मिलता है पेपर में तो आप अपने मन से कोई भी नाम डाल देना। स्टूडेंट्स लिख देना, आप 10th के तो है ही, तो फिर 10th का लिख देना। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, ये लाइन तो लिख ही देना, जहां पर आपको कहीं लिखना हो ना, किसी चीज का अटेंशन दिलवाना हो तो यहां तक तो लिख देना। ये वाली लाइन जो है आपको आपके क्वेश्चन से ही मिल जाएगी, तो आप अपने क्वेश्चन से ही लिख लेना, द वाटर टैंक आर नॉट बीइंग क्लीन रेगुलरली, ये लाइन आप वहां से बिल्कुल लिख सकते हो, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ये लाइन आप लिखते ही देखो कितना हो जाएगा, फॉर्मेट का हो जाएगा, इतना आपने लिख ही दिया, ठीक है। तो ये चीजें आपको बहुत काम आएंगी। द अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द आर स्कूल इज अनसेटिस्फैक्टरी, मतलब संतुष्ट नहीं है, जो स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स जो हैं वो इस चीज से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपर नहीं मिल रहा है, और इसलिए हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप इसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स करें। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस प्रॉपर वर्क फॉर योर बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्या है, मैटर है बच्चों की हेल्थ का, एंड आई होप यू विल डेफिनेटली डू दिस, और मैं आशा करता हूं कि आप जो है इस पर जरूर काम करेंगे, ठीक है। तो आपको ऑर्डर वे में नहीं देना है, डू दिस, है ना, ऐसे नहीं लिखना है, आई होप करके आप लिखेंगे, ताकि सामने वाले को वो रिक्वेस्ट लगे और को लगे कि यार ये क्या कर रहा है, मेरे पे ऑर्डर नहीं चला रहा है, बस एक प्रार्थना कर रहा है, गुजारिश कर रहा है, क्योंकि एप्लीकेशन का मतलब ही होता है प्रार्थना पत्र, तो आपको एक प्रार्थना के फॉर्म में कहना है, ना कि सामने वालों को पढ़कर लगे कि अरे ये तो ऑर्डर दे रहा है मेरे को, ऐसे कैसे दे रहा है, तो ऑर्डर फॉर्म में नहीं देना है, ठीक है। थैंकिंग यू, योर्स ऑबिडेंटली, नेम लिख देना, क्लास लिख देना, रोल नंबर हो तो वो भी लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे कई बच्चे कहते हैं कि हमारे स्कूल में कहते हैं कि नाम नहीं लिखना है, तो मत लिखना, XYZ लिख देना, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखो क्या था, ये आपका एक राइटिंग सेक्शन में लेटर और एप्लीकेशन का था, दोनों में से एक करना है, आपको जो अच्छा लगे, जिस तरीके को आपको ज्यादा आप अच्छे से लिख पाते हो आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने दोनों करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, राइट अ रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन। क्राफ्ट एग्जीबिशन पे हमको रिपोर्ट देनी है इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स में। सबसे पहला मसला ये हो जाता है कि हम 80 to 100 के वर्ड्स में चक्कर में आ जाते हैं कि कैसे लिखें, और हम सोचते हैं यार 80 to 100 वर्ड्स बोला है तो इतना सा लिखना है, यानी एक पेज लिख देंगे, लेकिन आप खुद सोचो ना कि 6 मार्क्स में क्वेश्चन कहा है, 6 मार्क्स में ये है, तो 6 मार्क्स में कैसे जस्टिफाई करेंगे आप कि यस ये हम लिख सकते हैं ना। तो ये मार्क्स 6 मार्क्स का है, तो आपको फिर थोड़ा सा सोच के अच्छे से लिखना होगा, और उसके लिए क्योंकि यहाँ पे आपको पॉइंट्स भी गिवन है, तो इन पॉइंट्स में कंटेंट भी तो डालना पड़ेगा ना, कि हम इसको इतना सारा हमको पॉइंट्स दिया तो उस पर हमको लिखने के लिए मिल रहा है, और बेस्ट थिंग ये है कि हमको पॉइंट्स दिए गए हैं, तो पॉइंट से हम अच्छे से लिख सकते हैं। तो एक तो आपको क्या मिल रही है, रिपोर्ट राइटिंग मिल रही है, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग मिल रही है, और सेकंड भी देख ही लेते हैं, क्योंकि हमको चूज करना है हमें कौन सा लिखना है। मैं तो आपको दोनों कराऊंगी, लेकिन आपको चूज करना है, तो उसके लिए आपको ध्यान से दोनों को पढ़ना है। जो 15 मिनट्स मिलेंगे आपको उसमें यही चीजें देखनी है, क्योंकि देखो MCQs में तो कोई ऑप्शन है नहीं, वो तो सारे करने हैं। पैसेज भी आपको एक दिया है तो उसको भी करना है, लेकिन यहाँ तो आपको चॉइस मिल रही है, तो इसको तो आपको अच्छे से करना है, और ये 15 मिनट आपको यही देखना है कि मुझे कौन सा लेना है, क्योंकि जिस पे ज्यादा कंटेंट आप लिख सकते हो आप उसी टॉपिक को पिक करोगे। तो यहाँ पे एक तो ये है, दूसरा दे रखा है आपको क्या, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, आपको एक पिक्चर दी गई है, टेकिंग क्लूज फ्रॉम इट राइट एन आर्टिकल, आपको यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग दी गई है, जिसमें आपको टॉपिक है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज
ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ऊपर आपको लिखना है, वही 80 to 100 वर्ड्स में। यहां पर भी आपको क्लूज दिए हैं, वहां पर भी दिए थे। अब दोनों में से किस पर सबसे ज्यादा आप लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ध्यान से समझना, ऐसा मत कर देना कि पहले स्टार्टिंग का थोड़ा लिखा, फिर लगा यार नहीं इस पे तो कंटेंट समझ में नहीं आ रहा, क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, तो चलो छोड़ो दूसरा ले लेते हैं। तो इससे टाइम वेस्ट हो जाएगा, प्लस थोड़ी हड़बड़ी हो जाएगी, आप थोड़े से घबरा जाओगे, फिर आप सही से कंटेंट नहीं डाल पाओगे इसमें। तो 15 मिनट में आपको यही चीजें करनी है, पिक करना है कि मुझे कौन सा करना है। लेटर एप्लीकेशन में से भी आप देख लेना कि मुझे कौन सा चूज करना है, फिर ऐसे ही इसमें भी चूज करना आपको कि मुझे कौन सा वाला करना है। ठीक है, तो ये चूज करने वाला काम 15 मिनट में करना। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि आप सबसे ज्यादा इस पे अच्छा लिख पाओगे एज कंपेयर टू क्राफ्ट एग्जीबिशन पे, तो आप इसको कर लेना। इंटरनेट पे तो हम भर भर के लिख सकते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो वो लिखने हैं आपको। चलिए देख लेते हैं पहले आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग का डिफरेंस क्या होता है। तो देखो आर्टिकल में मैंने जब आर्टिकल राइटिंग आपको लिखना सिखाया था तो वहां पे मैंने बताया था कि आर्टिकल को लिखते समय आपको तीन पैराग्राफ में आपको लिखना होता है। फर्स्ट पैरे में आप इंट्रोडक्शन लिखोगे कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इंटरनेट होता क्या है उसके बारे में आप बताओगे। सेकंड जो आपका पैराग्राफ लिखोगे उसमें आप लिखोगे एडवांटेज डिसएडवांटेज या इफेक्ट्स, जैसे मान लो कोई और टॉपिक होता है तो इफेक्ट्स और क्या होता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी चीजें लिखते हैं। थर्ड जो है पैराग्राफ वो आप कंक्लूजन बेस्ड पे लिखोगे कि कंक्लूजन में आप क्या बताना चाहते हैं। भी बच्चों को इंटरनेट से दूर रखना चाहिए, उनके लिए टाइम रखना चाहिए, हमको ध्यान रखना चाहिए, सेफ्टी लगानी चाहिए कि क्या क्या बच्चे देख सकते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा चीजें ना देखें। ठीक है, ये सब चीजें हम करते हैं। तो इस तरह से आर्टिकल राइटिंग हमको लिखनी होती है विद कुछ इन फॉर्मेट से। तो फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट होता है आर्टिकल राइटिंग का, ये आपको लिखना है। सबसे पहले आपको टॉपिक लिखना है जो भी है, उसके बाद बाय करके आप लिखोगे किसके द्वारा लिखा जा रहा है, उसका नाम लिख देंगे। फिर आपको वही तीन पैराग्राफ में आपको उसको कंप्लीट करना होता है। फर्स्ट में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, सेकंड में आप एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब चीजें लिखेंगे, और थर्ड में आप कंक्लूजन लिखेंगे, और लास्ट में आप बस इतना ही लिखना है, दैट्स इट, है ना। और राइटिंग जो आर्टिकल होता है उसका जैसा ही रिपोर्ट राइटिंग भी होता है। कई बार हम कंफ्यूज होता था कि रिपोर्ट राइटिंग में क्या लिखना होता है, लिखना तो सेम ही होता है कंटेंट, बस इसमें आपको एक प्रॉब्लम को बताना होता है प्लस उसका कंक्लूजन देना होता है। अब आगे बढ़ते हैं इससे पहले वाला, यानी कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं क्राफ्ट एग्जीबिशन, जिसमें रिपोर्ट। तो देखो रिपोर्ट जो होती है ना वो हवा में नहीं होती है। रिपोर्ट जो है वो फैक्ट्स पर आती है, फैक्ट्स होते हैं, उसमें तथ्य होते हैं, कुछ चीज हुई होती है उसके बारे में लिखते हैं। फॉर्मेट इसका भी, लिखने का जो फॉर्मेट है वो सेम ही है। ऊपर आपको टाइटल लिखना है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, बाय लिख करके जिसके द्वारा रिपोर्ट लिखी जा रही है वो लिखना है, फिर आपको बस रिपोर्ट लिखनी है। इसमें कोई ऐसा नहीं है इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसके डिसएडवांटेज एडवांटेज बताने, ऐसा कुछ नहीं होता है, ना ही आपको कोई कंक्लूजन देना होता है। आपको बस रिपोर्ट बतानी होती है, भाई क्या हुआ था, किस दिन हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, किस तरह से हुआ था, उस टाइम पे क्या हुआ था, सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी होती है। फैक्ट्स यानी कि इंफॉर्मेशन भी देनी है आपको, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है, किसमें, इसको क्या कर रही हूँ, इन रिपोर्ट राइटिंग में। ठीक है, तो हिंट्स देख लीजिए क्या है। व्हेन मींस जो क्राफ्ट एग्जीबिशन है वो कब हुआ था, इनॉग्रेशन सेरेमनी कैसे हुई थी, तो सब ये चीज लिख देना, भाई कौन कौन गेस्ट आए थे, क्या क्या हुआ था। एग्जिबिटेड क्राफ्ट आइटम, क्या क्या क्राफ्ट आइटम रखे गए थे, क्या क्या बनाया गया था, वो लिख देना है। गैदरिंग, कितने लोग आए थे, उसके बारे में आप लिखेंगे। अदर स्टॉल्स, और कौन कौन सी स्टॉल्स वहां लगी थी, क्या क्या चीजें वहां पर मिल रही थी क्राफ्ट एग्जीबिशन में, वो सब लिख देना। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था उसके बारे में लिखना है कि भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, सब लोग बहुत हैप्पी थे, जो हमारे गेस्ट आए थे वो भी बहुत अच्छे थे, सब लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें सीखने को मिली, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ लिख सकते हो आप। ठीक है, सबसे पहले आपने टाइटल का नाम टाइटल लिखा, क्या है, क्राफ्ट एग्जीबिशन, जो कि आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। बाय जिसका नाम हो, उस जिसके द्वारा लिखी जा रही है, तो कोई भी नाम लिख देना। अगर आपको क्वेश्चन में मिल रहा है तब तो ठीक है, जैसा कि दिख रहा है कि क्वेश्चन में नहीं है तो आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, किसी का भी नाम लिख सकते हो। क्या दे रखा है, ऑन द ऑस्पिशियस डे, ऑस्पिशियस मतलब क्या होता है, शुभ। ठीक है, ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ आवर स्कूल जुबली सेरेमनी आवर स्कूल हैज ऑर्गेनाइज्ड एन आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन। आप चाहें तो क्राफ्ट एग्जीबिशन लिख सकते हो, इसको हटा देना। क्राफ्ट एग्जीबिशन विच वॉज श्योरली स्प्लेंडेड, जो कि क्या होने वाली है, स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड मतलब भव्य। ठीक है, ग्रेट लिख सकते हो, अगर सिंपल वर्ड्स नहीं, मतलब ऐसे हाई वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे तो ग्रेट लिख सकते हो। ठीक है, आगे, द अमाउंट ऑफ एंथुसियाज्म फ्रॉम द पार्टिसिपेंट एंड द टैलेंटेड वर्क्स
ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6th to 12th वॉज रिमार्केबल। जो उनका एंथोजियाज्म था, आशा जो थी उनकी, वो बहुत ही अच्छी थी, किनकी, बहुत ही बढ़िया थी। यहाँ पे पार्टिसिपेंट जो भी पार्टिसिपेट करने वाले थे उनके टैलेंट की भी, क्योंकि स्टूडेंट जो कहाँ से कहाँ तक थे, 6 से लेकर के 12 तक के थे, बहुत ही उनका जो उनका काम था वो बहुत ही काबिल तारीफ था, रिमार्केबल था, ऐसी चीजें हम बता रहे हैं। आगे, द एग्जीबिशन वॉज इनॉग्रेटेड बाय द रिनॉल्ड प्रिंटर्स मीना मेनन, हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ द सेरेमनी। जो कि सेरेमनी की कौन थी, हमारी चीफ गेस्ट थी। शी शेयर्ड हर ओपिनियन ऑन द thoughtful ideas and presentations given by the students in the exhibition, and also spoke some words on the importance of the art and craft in the life of any individual। और जो मीना जी जो थी, उन्होंने हमें बताए, उनके ओपिनियन जो थे वो उन्होंने बताया और प्रेजेंट किया उन्होंने कि आर्ट और क्राफ्ट जो है हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो वो आप लिख दिया। She said that one could share his and her own view through art, then any writing and painting and drawing exhibition should be appreciated at very large scale in the school and the college। और उन्होंने अपने व्यूज़ बताए, उन्होंने बताया उनकी भाई है ना कैसे हम आर्ट से, पेंटिंग से अपने थॉट्स जो हैं वो दिखा सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया। अब आप आगे इसमें ऐड कर सकते हो कि क्राफ्ट में क्या क्या था, तो क्राफ्ट में आप बता सकते हो हैंडमेड कुछ भी बता देना, हैंडमेड वास बता देना, हैंडमेड प्लेट्स बना देना, या जो भी आपको क्राफ्ट में जो भी कुछ 2-3 वर्ड समझ में आते हैं तो वो आइटम्स आप इसमें ऐड कर देना। ठीक है, आगे देखिए, देयर वॉज ऑल्सो स्कल्प्टर्स सेक्शन टाइटल, और उन्होंने मूर्तिकार सेक्शन जो है उसको क्या मतलब इसको एक क्या दिया, एक बेस्ट टाइटल दिया। क्या दिया, बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, कि बेस्ट होता है वेस्ट से बना हुआ जो है वो चीजें क्या होती हैं, बेस्ट होती हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक टाइटल दिया, इन विच स्टूडेंट्स फ्रॉम द फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट मेड अ 10-foot हाई स्टैचू ऑफ द बुद्धा विच वॉज वंडरफुल एंड वेरी मच प्रेज्ड बाय द गेस्ट। और क्या बनाया गया, तो उसके बारे में भी आपने बता ही दिया कि भाई एक बहुत ही अच्छा वेस्ट ऑफ मटेरियल से बुद्धा बनाया गया था, जिसके बारे में सभी लोग जो है बहुत ज्यादा गेस्ट जो आए थे वो तारीफ कर रहे थे। Surely the ceremony by organizing an exhibition proved very beneficial for both technical and the art world, and these opportunities for creative ideas will always begin to bloom for the development of the nation। और इस तरह की जो आइडियाज हैं वो चाहे टेक्निकली आर्ट, वो हमको एक बहुत अच्छे अवसर देते हैं और बहुत अच्छे आइडिया से हम क्या कर सकते हैं, इसका डेवलप कर सकते हैं और आगे हम इस तरह से बढ़ सकते हैं। तो आजकल हम देखते हैं कि क्राफ्ट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। किसी के घर जाते तो हमको क्या दिखता है, एंटिक सी कोई चीज़ दिखती है तो हमारा पहले ध्यान उस पर जाता है, क्योंकि वो कुछ क्राफ्ट करके, कुछ आर्ट करके बनाई गई होती हैं। और आजकल इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा चलन होने लगा है। आजकल लोग जो हैं इस तरह का शो पीस, ये सारी चीज़ें जो है रखते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। अब जैसे हम कितनी बार जाते हैं क्राफ्ट एग्जीबिशन में, तो क्या क्या चीज़ें मिलती है, क्या क्या चीज़ें बनती है, तो 2-3 आइटम्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्या है, आर्टिकल राइटिंग है, उसको देख लेते हैं कैसे लिखना है। सेम ऊपर वही टाइटल लिखना है, किसके द्वारा लिखा जा रहा है, जो भी नाम आप लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न लाइफ हैज बिकम easier and the people of the world have to thanks to the immense contribution of the internet technology to communication and the information sharing। भाई आजकल जो है बहुत ज़्यादा इजी हो गया है कि लोग जो है टेक्नोलॉजी की वजह से क्या करते हैं, कम्युनिकेशन कर पाते हैं, इंफॉर्मेशन जो है एक दूसरे को दे पाते हैं। देयर इज नो डाउट, अभी देखो हम इंटरनेट के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। देयर इज नो डाउट दैट इंटरनेट हैज मेड आवर लाइफ बिकम ईजियर एंड मोर कन्वीनियंट। हमारी जो लाइफ है बहुत ही ज़्यादा ईजी और बहुत ही ज़्यादा आसान हो गई है। वी कैन यूज इंटरनेट टू कम्युनिकेट, हम क्या करते हैं, इंटरनेट का कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं विद पीपल अराउंड द वर्ल्ड, जो कि पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, इंटरनेट के माध्यम से हम उनसे बात कर सकते हैं। Doing business by using internet make new friends and know the different cultures, searching information, studying and etc। हम इससे क्या क्या कर सकते हैं वो सब चीज़ें आप लिखेंगे, तो ये सब लिखना स्टार्ट कर दिया कि भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या हम एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज, मतलब आप अब इसमें एडवांटेज बता रहे हो कि क्या क्या कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको यहाँ से ब्रेक कर देना, कहाँ से, यहाँ से इसको ब्रेक कर देना चाहो तो आप,
ठीक है। वी कैन यूज इंटरनेट कम्युनिकेशन विद द पीपल, यहाँ से लेकर के आप इसको ब्रेक करना शुरू कर देना, या एक पूरा पैसेज इसमें ये लिख देना, आगे ब्रेक कर देना, यहाँ से करना शुरू करना, ठीक है। यहाँ तक पूरा लिख देना, ब्रेक मत करना, ठीक है, यहाँ तक लिखना। उसके बाद ये था इंट्रोडक्शन कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें करते हैं। अब आप बताना स्टार्ट करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही। Firstly, the internet can let a person communicating with the people in the virtually any part of the world through the World Wide Web. हम क्या कर सकते हैं, वर्चुअली लोगों से बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया और ईमेल जो है विदाउट हैविंग टू लीव हिज रूम, हम क्या कर सकते हैं, हम ईमेल कर सकते हैं, सोशल मीडिया सब देखते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन हैज ऑल्सो बिकम मोर ईजियर हो जाता है, मतलब पर्सनल कम्युनिकेशन भी हम कर सकते हैं थैंक्स टू ईमेल, भाई ईमेल के माध्यम से। द बिगेस्ट एडवांटेज दैट इंटरनेट ऑफर्स, इंटरनेट इज अ वर्चुअल ट्रेजर्स ट्रोव ऑफ द इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा खजाना है इन्फॉर्मेशन का। किसी भी टाइप की अगर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो सोशल से रिलेटेड हो, चाहे बॉलीवुड से रिलेटेड हो, चाहे इंटरनेशनल हो, हमें सारी इन्फॉर्मेशन इजीली मिल जाती हैं। एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन और एनी टॉपिक अंडर द सन इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, सारी चीज़ें जो हैं हमको मिल सकती हैं। द सर्च इंजन लाइक द गूगल, याहू एट आर योर सर्विस थ्रू द इंटरनेट, ये हमको सर्विस जो है ये गूगल से, याहू से हमको मिलती हैं। However, for all its advantage and positive aspects, हालांकि क्या है कि इसके पॉजिटिव्स और एडवांटेज हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, द इंटरनेट हैज इट्स डार्क एंड अगली साइड टू, हालांकि इसके पॉजिटिव हैं लेकिन इसी के साथ साथ क्या है, इसके डार्क और गंदे भी चीजें हैं। वो क्या है वो बताएं। अब देखो एडवांटेज बता दिए, अब डिसएडवांटेज भी आपको इसी में ही बताना है। क्या? Some students will spend too much of the time through the internet, बहुत सारे बच्चे जो है इंटरनेट पे फालतू का टाइम ज्यादा वेस्ट करते हैं। Students are likely to neglect their studies, वो क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई को नजरअंदाज करते हैं। नेगलेक्ट मतलब कि नजरअंदाज। There are a host of games that are available on the internet, बहुत सारे गेम्स जो आपको मिल जाते हैं जिसकी वजह से वो अपना टाइम वहीं वेस्ट करते हैं। This has made most children to shun all outdoor activities, इसकी वजह से क्या हो गया है, बहुत सारी जो एक्टिविटीज है, आउटडोर एक्टिविटीज वो बंद सी हो गई हैं, बच्चे घर में ही बैठे रहते हैं, बाहर खेलने ही नहीं जाते हैं। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, इस तरह का जो बिहेवियर है वो एक्सट्रीमली रिस्की है, बहुत ही ज्यादा रिस्की है। एंड हैज मेड चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन को वो क्या बना रहा है, एक्सट्रीमली वुल्नरेबल टू बिकम विक्टिम ऑफ द साइबर क्राइम, और वो क्या कर रहा है, बहुत ही ज्यादा बच्चों को किसकी तरफ ले जा रहा है, साइबर क्राइम की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत ऐसी चीजें देख रहे हैं जो उनको नहीं देखनी चाहिए। छोटा बच्चा है और रील्स आ रही हैं, ये चीजें मैंने अपने घर में भी देखी हैं कि बच्चा छोटा है लेकिन सामने जो चीजें आ रही हैं वो बड़ों वाली आ रही हैं, तो बच्चा अपने हिसाब से सोचता है लेकिन उसको वैसी चीजें ना मिलकर बड़ों वाली चीजें मिल जाती, तो वो उनके लिए डिसएडवांटेज है। मतलब वो उम्र से पहले ही सीख रहे हैं, तो उम्र से पहले अगर सीख लेते हैं तो वो चीजें भी सही नहीं है। जैसी उम्र है उसके अनुसार उनको पता चले तो ज्यादा बेटर है पहले से ही, क्योंकि आजकल बच्चे क्यों हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इसीलिए तो हैं क्योंकि उनको पहले से ही बहुत सारी चीजें पता चल जाती है, तो ये चीजें होने लग गई, जो ये क्या है, ये हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है। फाइनली अभी आता है हमारा कंक्लूजन। Children may not be matured enough to understand this, but us as a parents, as a teacher, as a guardian need to ensure that we have to take the responsibility to guide out children to use internet wisely and ensure them to get right information from internet. और as a student, as a teacher, as a mother, as a parents, as a guardian, आपको ट्राई करना है कि आपका बच्चा सही चीज़ देखे, और उसके लिए आपको थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना होगा और इस चीज़ को देखना होगा कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है। आपको हिस्ट्री चेक करनी चाहिए, देखना चाहिए हमारा बच्चा क्या क्या चीज़ें देखता है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कभी वो सडनली कुछ बात बोलता है तो आप देखते हो यार घर में तो ऐसा कोई नहीं बोलता, स्कूल में भी कोई नहीं बोलता होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं से तो सीख के आया है और वो चीज़ें हमको पता चल जाती है। तो उसके बाद फिर क्या करते हैं ना, हम बच्चों को फिर वैसा ही देखने लग जाते हैं कि भाई अब इसको ये नहीं, ये वाला कंटेंट दिखाना चाहिए ताकि वो थोड़ा सही बने। ठीक है, तो ये था इंटरनेट के ऊपर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, अब आता है आपका ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में क्या है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है, 2 मार्क्स का ये है, 2 मार्क्स 2 मार्क्स। वाओ, अच्छे से करोगे तो पूरे 2 मार्क्स आपकी पॉकेट में आ जाएंगे।
किरण सेड टू हर मदर प्लीज अलाउ मी टू प्ले। किरण ने अपनी मम्मी से कहा प्लीज मुझे अलाउ कर दो। सबसे पहले आपको क्या देखना है, जब भी मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोला है, सबसे पहले आपको अपनी रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, दैट मीन्स चेंज होगा। सेकंड आपको देखना है मेरा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस सेंटेंस का है। तो कौन सा सेंटेंस है भाई, इंपैरेटिव सेंटेंस है। तो जैसे इंपैरेटिव सेंटेंस आया आपको आपके रूल्स याद आ जाने चाहिए कि ये रिपोर्टिंग वर्ब जिस इमोशंस में बोली जा रही है, जिस तरीके से बोली जा रही है वो लेना है मुझे। प्लस ये हटाएंगे तो उसके लिए कंजंक्शन क्या लगेगा, टू लगेगा। प्लस बाकी की चीजें कोई चेंज नहीं होगी, हाँ प्रोनाउन होगा तो उसे चेंज करेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, यहां पर लिखना बता रहे हैं ए, किरण सेड टू है तो उसका क्या लिख देंगे, क्योंकि प्लीज है तो प्लीज हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, लिख देंगे रिक्वेस्टेड। किरण रिक्वेस्टेड हर मदर, मम्मी से तो वो रिक्वेस्ट ही करेंगे, ऑर्डर तो चलाएंगे नहीं ना। किरण रिक्वेस्टेड हर मदर टू लिखते ही ये प्लीज हट जाएगा, अलाउ मी। अब मी क्या है, मी हमारे आई का ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी फर्स्ट पर्सन से चेंज होगा और किरण कौन है, शी, तो शी का भी हमें क्या लेना होगा, ऑब्जेक्टिव केस लेना होगा और हम ले लेंगे हर। ठीक है, हर टू प्ले। ओके, तो ये चीजें ध्यान रखना है, आपको प्रोनाउंस चेंज करने, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है आई नो यू वेरी वेल, आई नो यू वेरी वेल। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट बनाना है, तो यू को हमको ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्टिव केस लेना है, तो यू का सब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, यू लिख देंगे। सेकेंड आपको देखना है क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सिर्फ और सिर्फ वर्ब उठाएंगे, तो इज एम आर में से हम यू के साथ आर को लगा देंगे, बाकी की सेंटेंस हम लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, यू आर, यू आर। अब इसमें क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, तो थर्ड फॉर्म लिखेंगे यू आर नोन, यू आर नोन बाय मी। लिखेंगे क्या, बाय मी नहीं लिखा जाता है, मी के साथ आप टू को लगाते हैं। ठीक है, जब कभी आपको ऐसा हो ना कि आई को लगाना है तो बाय मी नहीं बोलो, क्योंकि यू आर नो बाय मी, मेरे से द्वारा, मेरे द्वारा बोल रहे हो, तो मी के साथ हमको टू लगाना होता है, टू मी वेरी वेल। बाकी की चीजें आप लास्ट में लिख देंगे, यू आर नो टू मी वेरी वेल, तुम मुझे जो है अच्छे से जानते हो। अगर आप इसको यू आर नो बाय मी बोलोगे, मेरे द्वारा अच्छे से जान जाते हो, तो भी ठीक है, लेकिन टू लगाना ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट है पंक्चुएट द फॉलोइंग। आपको पंक्चुएट करना है, पंक्चुएशन से रिलेटेड आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, तो इसको कैसे करेंगे, पंक्चुएट करना है तो पहले सेंटेंस को पढ़ लो। द गार्डनर सेड टू मी डू नॉट टच द फ्लावर। अब ये क्या है, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है, इस डायरेक्ट स्पीच को हमें लिखना है, तो मोस्टली आपको पंक्चुएट करने के लिए यही मिलेगा, डायरेक्ट स्पीच वाला ही मिलेगा। तो कैसे करोगे, सबसे पहले फर्स्ट लेटर को कैपिटल में लिख दो, द गार्डनर। ठीक है, द गार्डनर लिख दिया, सेड टू मी यहां तक लिखना है, सेड टू मी। अब लगा देंगे हम कॉमा, फिर यहां से लगा देंगे इन्वर्टेड कॉमास, उसके बाद आ जाता है डू नॉट टच द फ्लावर्स, तो डू नॉट को लिख देना डोंट करके। ठीक है, ऐसे डू का डी जो है वो कैपिटल होना चाहिए, राइट। डोंट लिख दिया, डोंट, बाकी लिख दो टच द फ्लावर। स्पेलिंग अच्छे से लिखना देख करके, ठीक है। अब क्या करोगे, अब यहां पर फुल स्टॉप लगाओगे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद करोगे, नहीं, ये गलती कर देते हैं हम। हमको ध्यान रखना है, हमको पहले इन्वर्टेड कॉमा बंद करना है, क्योंकि हम ये पूरा बोल रहे हैं ना रिपोर्टेड स्पीच में, उसके बाद आप फुल स्टॉप लगाओगे। ऑलराइट, ऐसा मत करना कि फुल स्टॉप लगा के फिर आप इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, क्योंकि ये बात बोली जा रही है, बट सेंटेंस पूरा यहां से यहां तक है, तो लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा, ना कि पहले फुल स्टॉप फिर इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करोगे। ओके, मैं कैमरे से बाहर निकल जाती हूँ इतना लिखते लिखते। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इन्वर्टेड कॉमा लिख करके लगा करके फिर आप फुल स्टॉप लगाएंगे। चलिए आगे बढ़े, तो ग्रामर पोर्शन में यहां तक कंप्लीट होता है। इसके बाद एक और चीज है, वो क्या है, डी। ए कर लिया, बी कर लिया, सी कर दिया, अब करते हैं डी।
डी क्या है, 4 मार्क्स का आपका ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो 4 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको टेंस अच्छे से करने हैं। आपकी जितनी मॉडल वर्ब्स है आप उनको अच्छे से करिए, क्योंकि यहाँ पे टेंस मॉडल वर्ब्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि मॉडल वर्ब से भी कुछ कुछ चीज़ें आपकी यूज़ होती हैं ट्रांसलेशन में, ठीक है। तो ट्रांसलेशन करना है, कुछ लाइन्स दे रखी है, क्या है, कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया, शाम तक साथ रहे, मित्र से मिलकर मैं खुश था, किंतु पुस्तकालय न जा पाने के कारण दुखी भी हुआ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि मेरा टेंस किस में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, तो इससे आपको जो बेसिक चीजें हैं वो आप उनमें गलतियां नहीं करेंगे। तो पूरा पास्ट में चल रहा है तो पास्ट की सेकंड फॉर्म आ सकती है, पास्ट में वॉज वर आ सकता है, ठीक है, हैड भी आ सकता है अगर होगा तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी कि पास्ट चल रहा है तो पास्ट में जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेशन करेंगे। क्या कहा है, कल सुबह, तो लिखेंगे कल सुबह, था है तो इसलिए यस्टरडे चलेगा, तो लिखेंगे यस्टरडे। यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे मॉर्निंग, सब्जेक्ट कौन है हमारा, आई। यस्टरडे मॉर्निंग आई चाहता था, चाहने को बोलते हैं वॉन्ट, वॉन्टेड, आई वॉन्टेड। अब ये जाना, जाना, मिलकर, ये सब क्या होते हैं, ये भी हमारी वर्ब से ही मिलकर बने होते हैं, तो इसमें टू लगा करके आप बोल दोगे आई वॉन्टेड टू गो टू द लाइब्रेरी, ठीक है। आगे क्या है, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया, उसी समय, एट द सेम टाइम, है ना, इसके लिए क्या बोलते हैं, उसी समय, एट द सेम टाइम मेरा एक मित्र, ये तो हमने बोला एट द सेम टाइम, अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, मेरा एक मित्र, तो एक मित्र कौन है, मेरा, अ फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड, ऐसे नहीं बोलेंगे मेरा मित्र नहीं है ना, मेरा एक मित्र है, तो लिखेंगे अ फ्रेंड ऑफ माइन, अ फ्रेंड ऑफ माइन। मुझसे मिलने आ गया, आ गया को क्या बोलते हैं, मुझसे मिलने आ गया, फ्रेंड ऑफ माइन केम, आ गया को क्या बोलेंगे, कम की सेकंड फॉर्म केम, टू मीट, मिलना है ना, मिलना, तो मिलना में क्या है, टू मीट लिख देंगे, टू मीट मी। आगे क्या है, हम शाम तक साथ रहे, रहे है तो पास्ट में चल रहा है, तो रहने को क्या बोलते हैं, स्टे, तो स्टेड हो जाएगा, वी के साथ लिखेंगे, वी स्टेड टुगेदर, साथ को बोलते हैं टुगेदर, टिल इवनिंग, ओके। नेक्स्ट क्या है, मित्र से मिलकर मैं खुश था किंतु पुस्तकालय ना जा पाने के कारण दुखी भी था, तो पहले आप ये लिख देना, उसके बाद ये वाला लिखेंगे। तो मित्र से मिलकर मैं खुश था, तो क्या होगा, मैं खुश था, आई वॉज, खुश था तो आई वॉज हैप्पी लिखेंगे, आई वॉज। अब यहाँ पे वर्ब के सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ हम सिचुएशन बता रहे हैं, तो इसलिए हम आई वॉज लगाएंगे, आई वॉज हैप्पी टू मीट माई फ्रेंड, फुल स्टॉप नहीं लगाना है क्योंकि आगे भी है, मीट माई फ्रेंड यहां तक हो गया, किंतु पुस्तकालय ना जा पाने का, बट ऑल्सो सैड बिकॉज, सैड था क्योंकि, बिकॉज क्या नहीं हो पाया, पुस्तकालय ना जा पाने के कारण दुखी भी हुआ, तो आपने क्या लिखा, बट ऑल्सो सैड बिकॉज नॉट बीइंग एबल टू गो टू द लाइब्रेरी,
ये मैंने क्यों लिखा है, नॉट बीइंग एबल टू। नॉट बीइंग एबल टू, जब भी हम कोई कार्य नहीं कर पाने में सक्षम नहीं होते हैं तब हम इस तरह की चीजों को यूज करते हैं। तो ये था आपका ट्रांसलेशन, और अगर आप ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से कर लेते हैं 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखना है आपको, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि जो वर्ड्स आप सिंपल लिख सकते हो, जिनकी स्पेलिंग्स आप इजीली लिख सकते हो, वही लेना। टफ स्पेलिंग्स लेने की नीड मत करना, मतलब सब्स्टिट्यूट देख लेना कि भाई अगर ये स्पेलिंग ना लिख के कुछ और लिख सकते हैं तो वो लिख देना, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है और आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब ये था ग्रामर पोर्शन, इसके आगे देखते हैं और क्या है। इसके आगे आ जाता है आपका राइटिंग सेक्शन। तो फिर से आपका जो लिटरेचर वाला पार्ट है, अब यहाँ से आपका लिटरेचर शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से वो चीजें शुरू हो जाएंगी जो हमको आंसर राइटिंग करनी होती है। सबसे पहले दे रखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसी के बिहाफ पे आप अपने आंसर को लिखोगे कि मुझे आंसर कितना लिखना है, राइट। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। मार्क्स कितना दे रखा है, 3। यानी कैसा होगा ये, आपको ऐसे 2 मिलेंगे, दोनों में भी चॉइस मिलेगी। 3 मार्क्स का आपका एक का आंसर होगा। तो एटलीस्ट आपको आपका जो आंसर शीट होगा उसको कम से कम कितना होगा, जैसे मान लो ये आपका आंसर शीट 30-40 वर्ड्स पर मत जाना, आप नंबर्स पे जाना। जैसे ये आंसर शीट है तो कम से कम आप इसका हाफ पेपर से ज्यादा, यानी कि 3/4 पेपर तो है, आप इसको करके ही आए। हाफ तो करना ही करना है, हाफ तो बिल्कुल करना ही है। आंसर शीट का हाफ पेपर तो करना ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा करेंगे तो 3/4 कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको 30 to 40 वर्ड्स के लिखना, क्योंकि जितना लिखेंगे उसमें से सारा बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिखें ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। हम कुछ चीजें अच्छी भी लिखेंगे, कुछ चीजें हमारी बिल्कुल एवरेज होंगी। तो इसीलिए आपको बिल्कुल अच्छे से एक आंसर दिखाने के लिए आपको कम से कम हाफ तो लिखना ही है। लेकिन हाँ, अगर और अच्छा लिखना चाहते हो, जहां चाहते हो कि सिक्योर रहे मार्क्स और टाइम भी है, तो आप 3/4 पेज कर सकते हो। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, मेंशन वेराइटीज ऑफ ब्रेड दैट आर एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन इन गोवा। और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, हु वॉज एने फ्रैंक एंड वेयर डिड शी राइट हर डायरी। अब यह बात देखो, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, प्लस मैंने भी आपको करवा रखा है। ये बेकर वाले जो चैप्टर है उसमें से हमने किया था, और ब्रेड के बारे में हमने डिफरेंट टाइप के ब्रेड्स कब कब कैसे कैसे यूज होते हैं उसको बहुत अच्छे से डिटेल से समझा था। तो वही चीज यहाँ पे आई है। सेम एने फ्रैंक कौन थी और उसको क्या कहाँ वो डायरी लिखती थी, तो ये सारी चीजें जो है वो भी हमने कर रखी है। तो एने फ्रैंक का अगर कैरेक्टर स्केच पढ़ा हुआ है तो वो आपको काम आ जाएगा इसके आंसर में लिखने में। तो जो भी चीज आपने पढ़ी होगी वो आंसर में कहीं ना कहीं आप उसको लगा सकते हो। तो देखो, यस, bread is an important part of the Goan life. We know this because the important festivals of Goanese can't be celebrated without bowl and sweet breads. Bolinas need to be prepared during the Christmas and other festivals. The mother used to prepare sandwiches on the occasion of their daughter's engagement. So, a baker furnaces is essential. क्या है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो हो गया हमारा इसका। आपको इन दोनों में से कोई एक करना है, मैंने दोनों ही करवाए हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप उसे करेंगे, तो एक ही करना है, ओके। अब ये तो देखो एक क्वेश्चन है ही ऑप्शन के लिए, नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो भी कर ही लेते हैं। क्या दे रखा है और करके, हु वॉज एने फ्रैंक, वेयर डिड शी राइट हर डायरी। ये ध्यान से पढ़ना। हम इस वेयर को क्या पढ़ सकते हैं, शायद वाई पढ़ सकते हैं कि वाई उसने क्यों डायरी लिखी, बट यहाँ पर किसके बारे में है, वेयर मतलब कहाँ लिखी थी। तो एने फ्रैंक जो थी, यहाँ आप क्या लिख सकते हो, यहाँ इसका आप जो भी आपने जिसका कैरेक्टर स्केच लिया है उसमें से कुछ लाइनें वहां से आप लिख सकते हो। एने फ्रैंक वॉज अ यंग जॉइश गर्ल हु लिव्ड एंड डाइड ड्यूरिंग द हॉलोकॉस्ट. The Frank family hid from the Nazis for 2 long years in a secret annex at the back of the warehouse. जब नाजीज ने जो है अटैक किया था तो वो जाकर के छुप गए थे 2 साल के लिए. During that time, उस टाइम पर Anne kept a diary in which she not only wrote about the horror of the war, ना ही उसने उसके बारे में लिखा कि जब एने जो थी वो वहाँ पर उसने वो डायरी रखी और वहाँ पर उसने लिखना शुरू किया, क्योंकि उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था जिससे वो हर एक बात शेयर कर सके. तो तब उसने ना केवल सिर्फ और सिर्फ उस हॉरर वॉर के बारे में नहीं लिखा, बट द एवरीडे प्रॉब्लम्स ऑफ द बीइंग
अ टीनेजर, एक टीनेजर के साथ डेली क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी चीजें जो हैं उन्होंने अपनी डायरी में लिखी थी। तो ये कहाँ लिखी थी, बता ही दिया कि भी नाजी से जब दो साल के लिए वो हाइड हुए थे तब जाकर के उन्होंने एक वेयर हाउस था वहां छुप गए थे वो, और वहीं पर ही उन्होंने अपनी डायरी लिखना शुरू की थी। तो ये था इसका आंसर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो देखा था, क्वेश्चन नंबर 5 जो देखा था, उसमें ए पोर्शन में आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन दोनों में से आपको कोई एक चूज करना है और उसको लिखना है। फिर ऐसे ही ए सेक्शन के बाद बी सेक्शन आ रहा है और वो रहा बी सेक्शन, इसमें भी आपको 2 मिलेंगे ऑप्शन में और इसमें से आपको एक करना है। ये भी कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का वो, 3 मार्क्स का ये। क्या दे रखा है, हाउ डिड वली सेव मनी फॉर द बस टिकट। ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है कि कैसे उसने अपनी जो सेविंग्स है वो कैसे की थी, तो ये क्वेश्चन हमने कर रखा है। और क्वेश्चन में भी हो सकता है थोड़ा सा अलग हो, लेकिन पता चल रहा है कि हाँ उसने कैसे कैसे पेपरमिंट और बाकी सारी चीजें, मैरी गो राउंड, इन सबको, अपने टेम्पटेशंस को उसने कंट्रोल करके मनी को सेव किया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाई वॉज लैंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। ये भी क्वेश्चन हमने कर रखा है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय से वो क्यों नाखुश था, क्योंकि जब उसने पैसा काउंट किया तो उसको 100 पैसों की जगह 70 पैसों मिला और उसे लगा कि जो ये पोस्टमैन जो हैं, पोस्ट ऑफिस वाले जो हैं, इन्होंने मेरा पैसा ले लिया है, तो उनको उसने बंच ऑफ क्रूक कहा था। तो ये सारी चीजें हम लिखेंगे। फर्स्ट वली के लिए लिखते थे क्या है, वली हैड अ वेरी painstakingly saved every straight coin that came her way by resisting every temptation to buy the peppermints, toys, balloons, etc. उसने अपनी हर इच्छा, जैसे कि मान लो पेपरमिंट्स जो है वो खरीदना, जो गोलियां आती हैं, टॉयज हो गया, बलून्स हो गया, उसने वो सारी चीजें जो हैं कंट्रोल की, उन पे रेजिस्टिंग कर दिया, मतलब रोक लगा दी। इट हैड बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर हर, ये सब चीजें उसके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थी। इवन एट द विलेज फेयर, यानी कि जब गांव का फेयर था, शी रेजिस्टेड हर टेम्पटेशन टू बी गो ऑन द मैरी गो राउंड। थस इस प्रकार शी हैड बीन एबल टू सेव्ड 60 पैसे फॉर हर फर्स्ट बस राइड। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने कितने पैसे सेव किए, 60 पैसे सेव किए, 30 पैसे एक तरफ की राइड का, और टोटल उन्होंने 60 पैसे जो है सेव किए। नेक्स्ट क्वेश्चन लैंचो वाला, वो भी देख ही लेते हैं। Why was लैंचो एंग्री, क्यों हो गया था लैंचो एंग्री और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के ऊपर। लैंचो वॉज सिंगल माइंडेड एंड ही इमेंस फेथ इन गॉड मेड हिम थिंक दैट गॉड वुड गिव हिम द 100 pesos he had asked from him, और उन्होंने इतना उससे पूछा था। सिंगल माइंडेड मतलब एक ही सोच थी उसकी, इमेंस मतलब विश्वास था उसको, अटूट विश्वास था, किसके ऊपर, भगवान के ऊपर। ठीक है, कभी ना टूटने वाला उसका एक बहुत ही ज्यादा अटूट विश्वास था उसका। ठीक है, इसको अटूट बोलते हैं, अटूट विश्वास था। और उसने जो मांगा था गॉड से 100 पैसों, और उसको लगा था कि गॉड मुझे दे देंगे। ऑन सीइंग दैट ही हैड ओनली रिसीव्ड 70 pesos, जब उसने देखा कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ कितना मिला है, 70 pesos मिला है, ही थॉट, उसने सोचा, दैट द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं, had stolen the rest of the money, उन्होंने क्या कर लिया, मेरा बचा हुआ जो पैसा है वो चुरा लिया है। This made लैंचो angry। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, लैंचो जो है वो गुस्सा हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर करना है अबाउट 60 वर्ड्स। नंबरिंग है आपकी 4 मार्क्स की। 60 वर्ड्स, इसका मतलब क्या है, कम से कम आपको 1 पेज पूरा कंप्लीट लिखना है। ठीक है, ये 1 पेज तो आपको आपके आंसर शीट का लिखना ही लिखना है। क्या है, व्हाट लेसन डिड कीसा गौतमी लर्न इन द एंड, कीसा गौतमी ने अंत में क्या लेसन सीखा। तो कीसा गौतमी वाला सरमन एट बनारस वाला जो चैप्टर है वहां से है, और ये क्या सीखा था ये भी हमने किया था। क्वेश्चन में भी हो सकता है अलग हो, लेकिन है तो यही कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी अपनी ग्रीफ में, और बाद में जो है बुद्धा ने उसको जो मस्टर्ड सीड्स लाने को कहा था, तो तब उसको पता चला कि डेथ जो है वो कॉमन होती है, वो हर किसी के लिए होती है। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, और उसी से ही इसको ये लेसन समझ में आया था। द लेसन ऑन द डेथ एंड द सफरिंग दैट बुद्धा टॉट कीसा गौतमी थ्रू एन एक्टिविटी इज दैट डेथ एंड सफरिंग आर कॉमन टू ऑल। लेसन सिखाया था किसने, बुद्धा ने कीसा गौतमी को एक एक्टिविटी के माध्यम से, जो कि कौन सी थी, मस्टर्ड सीड्स वाली जो थी।
तो वहां से उसको समझ में आया कि सफरिंग, परेशानियां और डेथ जो है वो क्या है, कॉमन है सभी के लिए। सभी को परेशानी आती है, अमीरों को अमीरों वाली आती होंगी, गरीबों को गरीबों वाली आती होंगी, लेकिन परेशानी सबके जीवन में होती है। हमको होना चाहिए कि हम कैसे उससे डील करते हैं। He said that there was no way by which one could avoid death or suffering. उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा वे नहीं है जहां से आप इस चीज से गुजर ही नहीं सको कि भाई परेशानियां और डेथ आपकी लाइफ में आए नहीं। तो ऐसा कोई रास्ता नहीं जहां से ये ना गुजरे, ये हमेशा आती हैं। He compared it to and the earthen vessels made by a potter. और उन्होंने कंपेयर करवाया कि जैसे मान लो एक मिट्टी का बर्तन जो है, ठीक है, अर्थन वेसल जो है, मिट्टी के बर्तन जो है, जो पॉटर के द्वारा बनाए जाते हैं, वो भी विच वुड सूनर और लेटर डाई, वो भी क्या होते हैं, कभी ना कभी वो भी टूट जाते हैं, मर जाते हैं। सिमिलरली ह्यूमंस जो हैं वो भी टू कैन बी डाई यंग और ओल्ड, तो ह्यूमंस जो है वो भी मरते हैं, चाहे जवानी मरे चाहे बुढ़ापे मरे, लेकिन वो भी मर ही जाते हैं। ही टॉट हर दैट द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, और उन्होंने क्या बोला कि लाइफ जो है वो ऐसी है कि आप कभी ना कभी तो मरेंगे ही, ऐसा नहीं है कि कभी भी आप अमर रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये था किस्सा गौतमी के लिए एक क्वेश्चन, ये आपका ए है। ऐसा ही आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा बी, ठीक है, और ऑप्शन बी यानी दोनों में से आपको कोई एक करना है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट, तो या तो किस्सा गौतमी वाला करिएगा या फिर आपको ये करना है, तो दोनों में से एक करना है। तो आप ध्यान से पढ़ना, कौन सा चूज करना है, कौन सा वाला करना है, किस पे आपको सबसे ज्यादा अच्छे से आता है, उससे आपको करना है। तो अभी तक अगर आपने जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने ना किया हो सकता है, मैं बता ही रही हूँ कि क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकता है, लैंग्वेज कुछ और हो सकती है, लेकिन हम बिल्कुल ब्लैंक नहीं होंगे क्वेश्चन पढ़ते ही कि यार इसमें क्या लिखना है, ब्लैंक नहीं है, पता है कि क्या लिखना है। जैसे अगर आपको एने फ्रैंक वाला जो है वो नहीं आता, तो आप कौन थी एने फ्रैंक वो लिख दो, उसके बारे में कैरेक्टर स्केच जितना भी आपको समझ में आता है थोड़ा बहुत आप वो लिख दो, लेकिन ब्लैंक नहीं छोड़ के आओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड मंडेलास आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस, ये भी क्वेश्चन हमने किया था कि एज और एज के अनुसार उनके अंदर क्या चीजें चेंज आ जाती है। कि जब वो चाइल्डहुड थे तो उनको था कि कहीं भी जाओ कहीं भी घूमो, ये उनके लिए फ्रीडम है। जब वो थोड़े से बड़े हुए तो उनको लगता था कि भाई बाहर घूमने फिरने जाओ, रात को नाइट आउट करो, जो चाहो जो मर्जी हो पढ़ो, उसको कहते हैं फ्रीडम। फिर जब उनकी शादी हुई तो उनको था कि बच्चे हो, मनी हो, करियर हो, ये सब होता है फ्रीडम। तो उनके एज के अकॉर्डिंग उनका फ्रीडम का जो परिभाषा थी वो चेंज थी। तो देख लेते हैं क्या है। अब देखो ये आपके पेपर का कम से कम एक पेपर तो एक पेज तो होगा ही, है ना, आंसर शीट का शायद ज़्यादा ही होगा, तो आपको इतना ही करना है क्योंकि 4 मार्क्स में अच्छे से लिखना है थोड़ा सा ना। विद एज एंड एक्सपीरियंस मंडेला अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम। एज अ यंग बॉय, जब वो यंग बॉय थे, ही थॉट that we was born free and believed that as long as he obeyed his father he was free in every possible manner। जब वो छोटे थे तब वो जब बॉर्न हुए तब उनको था कि भी जहाँ भी जाओ जैसे भी करो सब आज़ादी है। As he grew older, जब वो थोड़े बड़े हुए, freedom to raise a family and freedom to earn livelihood started dominating her thoughts। फिर जब थोड़े से बड़े हुए तो उनको था कि फ्रीडम होनी चाहिए, फैमिलीज के लिए फ्रीडम होनी चाहिए, जो कमाए जैसे रहना चाहें वो उनके लिए फ्रीडम हो गई थी। ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ, ही रियलाइज दैट ही वॉज सेल्फिश ड्यूरिंग हिज बॉयहुड। फिर धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ कि मैं जो हूँ मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ, अपने बारे में ही सोचता हूँ। ही स्लोली अंडरस्टूड दैट इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम। फिर धीरे धीरे उनको समझ में आया कि ये सिर्फ फ्रीडम जस्ट मेरे लिए नहीं है, दैट वॉज बींग कर्टेल्ड। क्या कहा उसको, उनको लगा कि यार ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा उलझी हुई हैं, ये सिर्फ मेरे तक सीमित नहीं है, यहाँ सभी लोग जो हैं वो बंधे हुए हैं। बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स, तब उनको ये रियलाइज हुआ कि भाई फ्रीडम सिर्फ मेरे लिए नहीं चाहिए, बल्कि जितने भी मेरे भाई बंधु हैं जो कि ब्लैक यानी कि जो गोरों से अलावा थे उनके लिए भी है। इट वॉज द फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड प्रेजुडिस। प्रेजुडिस मीन्स होता है पूर्वाग्रह या पक्षपात जिसे कहते हैं, और डर। इन सब चीज़ों से हमको क्या करना है, बाहर होना है, ना कि सिर्फ और सिर्फ मेरी खुद की फ्रीडम पर है। एज एंड एक्सपीरियंस वाइडेंड हिज पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रीडम। एज और एक्सपीरियंस से उनका जो है वाइडेंड है, यानी कि उनका दायरा जो है सोचने का वो फ्रीडम के मामले में बदलता ही गया। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीडम के बारे में आप लिखेंगे कि एज के अकॉर्डिंग उनके साथ क्या क्या हुआ। अब ये आंसर और जो हमने किया है वो आंसर दोनों थोड़े से डिफरेंट हैं,
बट आप दोनों में से कोई भी करेंगे चलेगा। आपको बस ये पता होना चाहिए मुझे क्वेश्चन में आंसर क्या डालना है। तो वो अगर आपको हिंदी में समझ में आएगा तो आप कहीं ना कहीं जोड़ जाड़ के इंग्लिश में लिख ही देंगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि अगर आप देखें तो 6 मार्क्स का, फिर 4 मार्क्स का, अभी तक 10 मार्क्स का हमने लिटरेचर पार्ट देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, मेंशन अ फ्यू लाइन, अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड अ टाइगर इन द जंगल अबाउट 40 वर्ड्स। आपको मेंशन करना है फ्यू डिफरेंट, मतलब कुछ डिफरेंस बताने हैं किसके बीच में, कि जब टाइगर जू में होता है तब और जब टाइगर जंगल में होता है तो दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है। तो आप बता सकते हैं कि जब वो जंगल में होता है तो वो जा करके अपना जो डियर जो है उसको खा सकता है, स्नार्लिंग करता है, ठीक है। बट जब वो जू में होता है तो वो बिल्कुल अपने आप को होपलेस मानता है। इस तरह से आप डिफरेंसेस जो है वो बता सकते हैं। या फिर आपको दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोम, पर ऐसी पोम जो है आपको, एनी पोम जो है प्रिस्क्राइब्ड, आपको प्रिस्क्राइब करनी है, मतलब बतानी है इन योर सिलेबस, आपके सिलेबस से होनी चाहिए। ऐसे नहीं आप कोई और लिख दो, कोई भी पोम जो है, एनी पोम जो आपकी बुक में है, वो जो दिखाई गई है, बताई गई है, उनमें से लिखना है। डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। अगर क्वेश्चन पेपर में अगर कोई पोम है, जैसे अमांडा वाला था, तो वो लाइन्स आपको नहीं लिखनी है। उनके अलावा अगर आपको पोम कोई याद है तो वो आपको लिखनी है। तो देखो भाई 4 लाइन्स लिखनी है, ये ज्यादा इजी है आई थिंक, है ना, कि 4 लाइन्स आपको किसी पोम की लिखनी है। तो कोई भी एक पोम अच्छे से याद कर लो या 2 पोम याद कर लो। एक पोम आएगी ना, दूसरी पोम तो आती होगी, तो उसकी 4 लाइनें आपको लिखनी है। तो जो पोम आपको जैसे अमांडा वाला दे रखा है तो आप उसको रहने देना, उसको मत करना। अब अमांडा में पूरी पोम जो है उसका कोई भी 4 लाइनें मत लिखना, उस पूरी की पूरी पोम को छोड़ ही देना। तो ऐसे करके अगर आप देखोगे तो आपको 2 कोई भी पोम याद करनी। तो एक आप फॉग याद कर लेना, बहुत छोटी सी है ना, एक आप फायर एंड आइस याद कर लेना, या फिर आप डस्ट ऑफ स्नो लर्न कर लेना। तो कोई भी 2 पोम लर्न कर लेना, एक पेपर में आएगी, दूसरी तो कर ही सकते हो। तो इस तरह से सेफर साइड आप ध्यान रखना। आप चाहें तो क्या करें, पोम की लाइन्स लिख लें। आप चाहें तो कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि आपको पोम बेस पर मिलेगा, तो दोनों में से जो भी आपको सही लगे, मुझे लगता है शायद आपको ये ज़्यादा इजी लगेगा, तो पोम अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं डिफरेंस क्या है। द डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड इन अ फॉरेस्ट इज ह्यूज, एज इन द फॉर्मर इट इज अ केज्ड एनिमल हु हैज लॉस्ट इट्स फ्रीडम विथ whilst in the latter it is the independent and the supreme। क्या बताया है कि भाई जब वो उसके बारे में बताया कि जब टाइगर जो है वो जू में होता है और जब वो फॉरेस्ट में होता है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है ह्यूज डिफरेंस होता है, क्योंकि तब वो क्या होता है, एक केज में बंधा हुआ होता है, जो कि अपनी क्या कर चुका होता है, अपनी फ्रीडम लॉस्ट कर चुका होता है, और साथ ही साथ अपना जो इंडिपेंडेंट जो वो चीज़ें खुद से कर सकता है, जो सुप्रीम यानी कि जो अच्छी से बेस्ट चीज जो अपने लिए कर सकता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता है। द टाइगर इज द किंग ऑफ द जंगल, या जंगल या फॉरेस्ट कुछ भी लिख दो। तो टाइगर जो है वो जंगल का राजा होता है। इट इज बॉर्न फ्री, वो कैसे फ्री हो, बिल्कुल मस्त निश्चिल फ्री होता है। इट रोम्स, वो घूमता है अबाउट द फॉरेस्ट रोरिंग रेगली मतलब कि गुस्से के साथ वो यहाँ से वहां घूमता रहता है। तो यस, टाइगर जो है वो फ्री एनिमल होता है जब वो जंगल में होता है। आप चाहे तो इसमें जो पोम की जो लाइनें हैं उनसे बना के आंसर लिख सकते हो, तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है। जस्ट मैंने सिर्फ एक आंसर बताया कि आपको आंसर कैसे लिखना होता है। नेक्स्ट आता है आपको 4 लाइन्स लिखनी है, तो 4 लाइन्स आप लिख दीजिएगा कोई भी। तो ये 4 लाइन्स हो गई है, तो देख लेना कौन सी लिखनी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जहां मिलेगा आपको सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए, और सेंट्रल आइडिया में भी आपको 3 चॉइस मिलेंगी। अब 3 में से आपको कौन सी करनी है, कौन सी अच्छे से आती है, तो आप याद अपना सेंट्रल आइडिया समझ के रखना कि कौन सा मुझे लिखना है। कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का सेंट्रल आइडिया, 40 to 50 वर्ड्स, यानी कि 1 पेज में आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहला दे रखा है फायर एंड आइस, तो फायर एंड आइस के बारे में लिखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेंट्रल आइडिया में आप पोम का नाम और पोएट का नाम जरूर लिख देना। तो क्या है देखते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम फायर एंड आइस कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, Robert Frost is that the poem Fire and Ice expresses the idea that the world would
एंड इन द ईदर बाय आइस और बाय फायर, वर्ल्ड जो है वो एंड हो सकता है आइस और फायर से। अकॉर्डिंग टू द पोएट फायर सिंबलाइज human desires, greed, courtesy, etc. On the other hand, ice symbolized difference in a human relationships, hatred, rigidity, and according to the poet, both are the fire and the ice are the equally capable to the end of the world completely. ठीक है, दोनों ही बिल्कुल completely equal है इस दुनिया का सर्वनाश करने के लिए। तो ये आपको पोम का सिंपल सोबर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट पोम देखते हैं। नेक्स्ट पोम क्या है, द ट्री, और द ट्री के लिए क्या है, एड्रिन रिच, द ट्री इज द नेचर पोम। ये कैसी पोम है, नेचर पोम है। ट्री में क्या था, बताया था कि ट्री जो है मूव करके जा रहे हैं जंगलों की तरफ, उसी के बारे में है। फॉरेस्ट इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ट्री, फॉरेस्ट जो है वो क्या होता है, नेचुरल हैबिटेट होता है किसका, ट्रीज का। ठीक है, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स का। इन द एब्सेंस ऑफ ट्री इन द फॉरेस्ट द इकोलॉजिकल बैलेंस विल बी डिस्टर्ब, क्या हो जाएगा, इकोलॉजिकल जो पूरा नेचर है वो सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। इन दिस पोम द पोएटिस हैज पर्सनिफाइड नेचर, किस वो मतलब कैसे बता रही है कि हम जो है अपने नेचर को कैसे बना के रख रहे हैं, पर्सनिफाइज मतलब खुद के आसपास के नेचर को देखते हैं, बाकी क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है। मैन हैज कन्फाइंड नेचर विद इन हिज फोर वॉल्स, मैन जो है वो क्या चाहते हैं, नेचर जो है वो अपने चारों तरफ की दीवार को ही नेचर मानते हैं कि बस हमारे आसपास गार्डन है ना, हमारे आसपास ये सब चीजें हैं, बस यही नेचर होता है। मैन हैज uprooted trees and kept them in the modern artificial glass house, और मैन जो है वो क्या कर रहे हैं, मॉडर्न ग्लास हाउस बनाकर रखते हैं। बट द नेचर कांट बी सबड्यूड फॉर लॉन्ग, लेकिन नेचर जो है वो इस तरह से नहीं रह सकती है। द ट्री स्ट्रगल टू ब्रेक द आर्टिफिशियल बैरियर्स, ट्रीज जो है वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आर्टिफिशियल बैरियर्स बने हुए यानी रोक लगी हुई उसको तोड़ने में स्ट्रगल कर रहे हैं। दे कैन गेट देयर नेचुरल ग्रोथ एंड द फ्रीडम व्हेन दे आर इन द फॉरेस्ट एंड नॉट इन आर्टिफिशियल हाउसेज मेड बाय ह्यूमन बीइंग, और वो फ्रीडम चाहते हैं इस जो आर्टिफिशियल जो चीजें बनी हुई है उससे फ्रीडम चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इनको तोड़ करके यहाँ से निकल जाए। तो ये पोएटिस जो हमारी कवित्री हैं उन्होंने बताया है। नेक्स्ट आता है एनिमल, अब आपको 3 मिलेंगे, 3 में से कोई एक करना है। एनिमल्स पे क्या कर सकते हैं बताते हैं। द पोएट वॉल्ट व्हिटमैन जो है उन्होंने फ्रैंकली बताया है कि जो पोएट हैं वो कंफर्टेबल हैं और जो किनके साथ, एनिमल के साथ, रादर देन हिज फेलो ह्यूमन बींग्स, जो मानव हैं उनसे ज़्यादा वो किनके साथ कंफर्टेबल है, एनिमल के साथ हैं। He has lost so much faith in the race of the man that he wants to turn and change his position with animal. उन्होंने बहुत ज़्यादा जो फेथ लोगों पे रखा था उनको अब उन्होंने टर्न कर लिया और कहाँ चले गए हैं, एनिमल्स की तरफ चला गया है। Human beings have become made running after material position. Humans जो हैं वो क्या कर रहे हैं, materialistic जो positions हैं उनकी तरफ भाग रहे हैं। They are bundle of complications, वो कैसे हैं, बहुत ज़्यादा complications हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस हैं और कंफ्यूजन्स हैं। देयर कॉन्शियस इज नॉट क्लियर एंड सो दे सफर फ्रॉम, और इस वजह से वो क्या है, बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं नाइटमेयर्स के, और रोते हैं कहाँ, अपने पापों के लिए। सिंस मतलब होता है पापों के लिए। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड, और एनिमल्स क्या है, वो बहुत ही काम होते हैं, सेल्फ कंटेंट होते हैं, कंटेंटेड होते हैं, और दे डोंट रन आफ्टर मटीरियल थिंग अदर देन देयर फूड, वो बिल्कुल भागते नहीं है मटीरियल थिंग्स की तरफ, बस सिर्फ किसके लिए, अपने फूड के लिए भागते हैं, बाकी किसी और चीज़ के लिए, किसी और मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए वो नहीं भागते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये तो 3 पोम थी जिसमें से एक आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, 30 से 40 वर्ड्स में आपको इनके आंसर लिखने हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। What did the doctor do to cure Tricky? ट्रिकी को उन्होंने किस तरह से ठीक किया, उसके लिए उन्होंने क्या किया वो बताना है। ट्रिकी was treated by Dr. Harrod without medicine or surgery. He controlled the amount of the food he ate and gave him plenty of water. ये भी हमने क्वेश्चन कर रखा है। He made Tricky play and exercise with the other dogs in the surgery. Tricky gained his energy and spark back once he was fed the correct amount of the food and given enough exercise. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। What did Griffin want to prove? Could he do that? ग्रिफिन जो है वो क्या प्रूव करना चाहता था? Could he do that? क्या उसने ये क्या वो कर पाया? तो देखिए, ग्रिफिन जो है वो एक साइंटिस्ट था,
had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible। वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था और वो ये दिखाना चाहता था कि भाई ह्यूमन जो है वो इनविजिबल हो सकता है, उसके ऊपर वो कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और फाइनली उसने जो है क्या किया, स्वेलो किया सर्टन रेयर ड्रग्स, एक कुछ अलग टाइप का एक ड्रग था, मतलब एक कुछ उसने बनाया था, उसको उसने स्वेलो कर लिया, मतलब निगल लिया, और उसकी बॉडी जो है बिकम क्या हो गई, एज अ ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, और उसकी बॉडी जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई जैसे कि शीट ऑफ ग्लास होती है उस तरह से। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, जो कि क्या थी, बिल्कुल ऐसी थी जैसे ग्लास होता है ना सॉलिड, उसी तरह से वो भी सॉलिड हो चुकी थी। तो यस, वो इस चीज को करने में बिल्कुल सफल हो पाया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट द 60 वर्ड्स। 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन मिलेगा। और क्या है, व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। अब ये क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा कि आपने वो क्वेश्चन पढ़ रखा है और आपका उसका आंसर जो है आप लिख पाओगे। ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके थॉट्स पर होंगे, आपके थिंक पर होंगे। क्या क्वेश्चन है, ये लास्ट का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आपको मिलेगा, इसको बहुत अच्छे से लिखना है। क्या बोला है, व्हाट कुड हैव हैपेंड, क्या हो सकता था इफ जो है मटिल्डा नेकलेस को लॉस्ट नहीं कर दी। अगर नेकलेस लॉस्ट नहीं होता तो फिर क्या होता, नेकलेस लॉस नहीं होता तो फिर मटिल्डा आराम से उस चीज को एंजॉय करके उसको दे देती, या आप इसमें जो जो चीज हुई ना उस चीज को आप लिख दोगे नेगेटिव सेंस में। जैसे भाई उसने बहुत सारी चीजें की थी ना, मतलब अपना मेड निकाल दिया था, घर रेंट पे, रूम्स रेंट पे दे दिए थे, और वो बिल्कुल ओल्ड सी हो गई थी, और उसका हस्बैंड जो है एक्स्ट्रा काम करता था। ये सब चीजें आप नेगेटिव लिख दो कि अगर नेकलेस नहीं होता तो ये नहीं होता, 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 जो भी हुआ था वो नहीं होगा। तो उसमें सब में नॉट लगा कर आप लिख दोगे तो आपको आंसर आता होगा। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा करके उसके अनुसार आंसर लिखना है। तो इफ मटिल्डा नहीं लॉस्ट करती तो क्या होता, जो हुआ उसको नेगेटिव में बता देना। इफ मटिल्डा, ये नहीं आएगा, इफ मटिल्डा लॉसेल हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस इन द नेकलेस she would have continued to think of herself as a victim of fate, and the heroism elected from her character by the need to pay for the replacement necklace would never have developed। तो फिर वो इस चीज के ऊपर नहीं जाती कि यार मैंने जो है मैं एक विक्टिम हूँ इस तरह से, या मुझे नेकलेस को पे करना है उसके लिए मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ये सब चीजें वो नहीं सोचती। इट इज लूजिंग द नेकलेस which prompts this changes in her character and allows her to feel proud and glad rather than obsessed with luxury, wealth and status। और वो जो सोचती थी अपने बारे में कि मैं बहुत ज़्यादा लग्जरी जीऊँ, ये सब चीज़ें जीऊँ, वो सब चीज़ों के ऊपर अब उसको प्राउड होता कि यार मैंने चलो कोई नहीं, कुछ खोया नहीं, उसको वापस दे दिया। तो ये सब चीज़ें हो सकती थी। या फिर आप जो अपना जो इस आंसर को आप थोड़ा सा घुमा के भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो उसको उस फॉर्म में कि भाई अगर नहीं लॉस्ट होता तो फिर उसको काम नहीं करना पड़ता, उसके हस्बैंड को एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ता, उनकी सेविंग्स हो जाती। ये सब चीजें आप उसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सपोज, ये भी आपका थिंक पे होगा, दोनों में से कोई एक करना है, और ये आपका जो फुटप्रिंट विदाउट फीट है उस बुक से आएगा। क्या कहा है, सपोज यू आर भोली, मान लो आप क्या हो, भोली हो। नाउ यू आर अ टीचर, और अब आप टीचर हो। राइट अबाउट योर फैमिली, योर चाइल्डहुड एंड योर प्रेजेंट लाइफ। तो आपको बताना है अपनी चाइल्डहुड के बारे में, अपनी प्रेजेंट लाइफ के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। तो जब भोली के हिसाब से आपको बताना है कि मान लो आप भोली हो, तो भोली का क्या था, भोली जब छोटी थी तब स्टैमर्ड करती थी, चिकन पॉक्स मार्क्स थे उसको, लेकिन जैसे ही उसने एजुकेशन लिया तो एजुकेशन उसकी लाइफ चेंज हुई, वो अपने थॉट्स जो हैं अपनी रख पाई, फैमिली को सपोर्ट करने लगी। बचपन, आप बचपन बता देना बचपन कैसा था, फिर जब एजुकेशन हुई तब फैमिली फिर कैसा हो गया, प्रेजेंट लाइफ उसकी कैसी है, वो सारी चीजें आपको लिखनी है। तो इट इज एन ऑनर फॉर मी टू स्टैंड हेयर एंड टेल यू अबाउट माई लाइफ एक्सपीरियंस, कि ये मुझे बहुत ही सम्मान के साथ लग रहा है और मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस क्या है। टुडे यू विल फाइंड मी टू बी अ सेल्फ अश्योर्ड एंड द इंडिपेंडेंट यंग लेडी। भाई आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बता रहे हो ना कि आज जो है मैं आपको क्या दिख रही हूँ, बहुत ही इंडिपेंडेंट दिख रही हूँ, यंग लेडी दिख रही हूँ। हालांकि
इट वॉज द पोलर ऑपोजिट व्हेन आई स्टार्टेड स्कूल। उन्होंने क्या बताया कि ये बिल्कुल ऑपोजिट था जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया था। आई वॉज टेरिफाइड, मैं बहुत ज्यादा टेरिफाइड, डरी हुई थी। रेलियंट थी, इलिटरेट थी, अनपढ़ थी, एंड स्टैमरिंग और हकलाती थी। माई स्कूल ऑन द अदर हैंड असिस्टेड मी इन बिकमिंग एजुकेटेड, और मेरे स्कूल ने मुझे क्या किया, मुझे एजुकेट किया। एंड माई टीचर असिस्टेड मी अ रिलीविंग माई सीक्रेट्स कॉन्फिडेंस, और उन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाया। एजुकेशन कैन बी यूज्ड एज अ वेपन, एजुकेशन कैसे यूज कर सकते हैं हम, एक वेपन की तरह यूज कर सकते हैं थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, यू माइट डिस्कवर्ड योर हिडन टैलेंट, आप अपने हिडन टैलेंट को दिखा सकते हो, अपनी एबिलिटीज को दिखा सकते हो, अपनी एम्पावरिंग जो है वो दिखा सकते हो। यू फेस टू योर फियर, तुम अपनी जो फियर है उसका सामना कर सकते हो। अ सेल्फ अश्योर्ड पर्सन कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, और आप सही और गलत में जो है फर्क कर सकते हो। टुडे, अब उन्होंने प्रेजेंट के बारे में बताया है। टुडे आई कैन मेक एज मच एज माई ब्रदर एंड हेल्प माई एल्डरली पेरेंट्स फाइनेंशियली। अब उन्होंने बताया फैमिली के बारे में कि अब जो है मैं अपनी फैमिली का, अपनी घर का, अपने भाइयों की तरह ही मैं भी ख्याल रख सकती हूँ अपनी फैमिली का। फाइनली आई वुड लाइक टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एजुकेशन, और मैं लोगों को जोर दूंगी किसकी तरफ, सेल्फ एजुकेशन की तरफ, उसकी महत्वता की तरफ मैं लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगी, जोर दूंगी कि उनको ये करना चाहिए। एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग योर ट्रू वर्थ टू द वर्ल्ड, और अपनी सही वैल्यू वर्ल्ड को दिखाने में मैं सभी को इस चीज की तरफ जोर दूंगी कि वो जो सेल्फ स्टडी है, जो सेल्फ एजुकेशन है, उस पर ध्यान दे, मतलब अपने ऊपर जरूर ध्यान दे। तो ये सारी चीजें उन्होंने कही। तो अब ये देखो, ये कहीं हमारा पढ़ा हुआ नहीं है, कहीं हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, बस आपको खुद को सोच के लिखना है कि भाई देखो अब यहाँ पे प्रेजेंट लाइफ टीचर के बारे में है, तो आप लिख सकते हो भाई उसकी टीचर जो थी वो बहुत अच्छी थी, उसी से उसको एजुकेशन आई। और इसमें कहीं ना कहीं आप लेसन जो कहते हैं ना, लेसन, यहाँ कहीं ना कहीं आप लेसन लिख सकते हो, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा कैरेक्टर स्केच का भी पार्ट डाल सकते हो। तो क्वेश्चन को ब्लैंक नहीं छोड़ के आना है कि यार चलो छोड़ो इसका तो आंसर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ आप लिख के आएंगे और वो 100% ऐसा ही होगा जो रिलेटेड ही होगा। तो अगर नहीं समझ में आता है तो कुछ भी लिख कर आना, पर छोड़ के मत आना, ठीक है। चलिए यहीं पर ही हमारा ये मॉडल पेपर खत्म होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को करना है, और अब इतना ज़्यादा डर भी नहीं लग रहा होगा क्योंकि पता चल चुका है कि ज़्यादा इतना टफ कुछ नहीं आता है। 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज बेस्ड आते हैं जिनको आपको करना है, फिर आपका पैसेज आ जाता है, वो भी अच्छा है, ग्रामर पोर्शन है वो भी ठीक से कर ही सकते हो आप। बाकी लिटरेचर पार्ट है उसको आपको राइटिंग जो है उसकी लिखने की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना, क्योंकि वहाँ से भी आपको मार्क्स लेने हैं, ठीक है। तो इसी तरह से तैयारी करते रहना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।